नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। ए गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन, ए गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। तो बड़ी सिंपल बात की जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि जो आपके टीचर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी जिंदगी में। तो उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत कुछ बदल सकती है। आपको एजुकेट करना, फिर आप और बहुत सारे लोगों को आगे एजुकेट करेंगे तो कितने बड़े पैमाने पर जो है अवेयरनेस फैलेगी। ओके, तो किसी एक बिंदु से एजुकेशन स्प्रेड होनी शुरू हुई, फिर आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद से आगे कहाँ कहाँ तक फैली जा रही है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी यहाँ पर लोग होंगे उनका। ओके, तो इस तरीके से एक जो टीचर है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। वो बहुत कुछ बदल सकता है। ओके, तो अगर किसी एक जिंदगी को बदल दिया, किसी एक लड़के को या लड़की को, उसकी को उसको एक अच्छी एजुकेशन दे दी गई, तो वो बहुत आगे जाएगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा टीचर आपको मिला है। तो आपको रिस्पेक्ट करनी है। ओके, जितनी आप रिस्पेक्ट करोगे, उनकी आज्ञा का आप पालन करोगे, तो आप आगे जाओगे। अगर आप इस तरीके से चलोगे कि जो उन टीचर के द्वारा कहा जा रहा है, आप उनको समझे नहीं, आप उनकी बातें माने नहीं, तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। ओके, तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, अपनी जिंदगी में डालें। जितने भी आज तक बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज बनी है, तो अगर उनकी आप इंटरव्यूज पढ़ोगे ना, तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि हमने अपने समय में अपने टीचर की रिस्पेक्ट की थी। ओके, जिसकी वजह है कि आज हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, मतलब कि हम आगे सक्सेसफुल हुए हैं अपनी जिंदगी में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि आप ध्यान रखें। ये बहुत अहम रोल अदा करती है जिंदगी में। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो यह है आज का न्यूज़पेपर डेली एडिशन। हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, उसके बाद फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज निकलती है उस पेज की, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, और लास्ट में होता है कि इकोनॉमी का कंसेप्ट। डेली बेसिस पे एक नया टॉपिक होता है इकोनॉमी का, जिसको हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, और जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस लेक्चर को, जो कि जिन बच्चों तक नहीं भी पहुंचा उन तक भी ये लेक्चर पहुंचे। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो आपको जो है डेली बेसिस पे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाया करेगा। और इसके अलावा जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन करने के बाद भी जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का, तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट वाला टैब खोल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर जो है ना, आपको जो सबसे पहली वीडियो पड़ी हुई मिलेगी, तो वो लेटेस्ट होगी, डेट वहां पर पड़ी होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो जो है आ रही है। तो वीडियो वीडियो डेली बेसिस पे आती है। ऐसा नहीं कि किसी दिन भी ये मिस हुई है, डेली बेसिस पे आती है, चाहे पूरा हफ्ता हो चाहे संडे हो के। तो अगर इस तरीके से भी नहीं आ रहा, तो सीधे आप जो है सर्च कर सकते हो द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो फिर भी जो है ना आपको ये वाला इकोनॉमिक वाला जो टैब है ना, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। तो फर्स्ट एडिटोरियल में बात करें, क्लैरिफाइड टैक्सेशन ऑफ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, टोटल सेविंग इन पीएफ मैटर्स, नॉट हु कंट्रीब्यूट्स। ओके, तो अभी प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। कल ही इसके ऊपर जो टैक्सेशन होना है उसके रिगार्डिंग पूरा रूल्स को चेंज किया गया है। ओके, तो उसी के यहाँ पर रिगार्डिंग जो है आर्टिकल में डिस्कशन की गई है ऑथर के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में बात करें कि सरकार को अभी ना जरूरत है क्लैरिफाई करने के लिए, जल्दी से जल्दी, जो भी अभी अभी नए प्रोविजंस को जो अमेंड किया गया भारत सरकार की ओर से, कि जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स लगाएगी सरकार, उसके रिगार्डिंग जो भी रिलैक्सेशन देने जा रही है, खासतौर पे जो कंट्रीब्यूशन दी जाती है एम्प्लॉयज के द्वारा प्रोविडेंट फंड में। ओके, तो पहले तो इस बात को समझें कि ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है। ओके, तो ये इसकी प्रणाली कैसे चलती है। तो प्रोविडेंट फंड जो है ना, तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक फंड होता है जिसमें आपकी जो कुछ ना कुछ जो इनकम है ना, वो यहाँ पर सेव होती रहती है जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो। ओके, तो यही पैसा जो है आके फ्यूचर में आपको आपके काम आता है, एज ए पेंशन जो है इसको यूज कर सकते हो आप। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई जिसको हम बोलते हैं ईपीएफओ। ओके, तो जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप जहां कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप सरकारी जॉब कर रहे हो ना, तो वहां पर आपका एक प्रोविडेंट फंड बनता है। ओके, तो आपका पीएफ कट होता है आपकी सैलरी में से। तो ये कितना होता है, तो ये होता है आपकी सैलरी का 12%। ओके, तो ये इस आपका जो प्रोविडेंट फंड बनेगा, तो उसमें से अपनी सैलरी का 12% आप उस फंड में डालोगे,
और आपकी सैलरी का ही 12% जो होगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा जिसने आपको नौकरी पर रखा है, वो भी डालेगा। ओके, तो इस तरीके से आपके प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता जाएगा। ओके, तो इसका आपको ही बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में जाकर, एज ए पेंशन फंड उसको यूज कर सकते हो, या फिर इकट्ठा भी आप निकलवा सकते हो, जो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने उसको यूज करना है। अब देखो, ईपीएफओ में पैसा तो चला गया, आपका प्रोविडेंट फंड बना। ओके, तो उसमें पैसा चला गया। अब भारत सरकार क्या करती है, उसी पैसे को ना आपसे लेती है। ओके, क्योंकि उसको आपने पैसा डाल दिया, आपने फर्दर उसको तो सेविंग के लिए रखा है ना, तो उसी पैसे को जो है ना भारत सरकार लेती है, तो उसके ऊपर जो है ना इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है आपको। कि तो वो ब्याज जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी 8.5% अभी चल रहा है। ओके, 8.5% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। तो उसी पैसे को फिर भारत सरकार आगे किसी पर्पस के लिए यूज करती है, किसी कहीं जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, तो जहां जहां पर भी उसको लगे कि मुझे ये पैसा यूज करना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल जैसे बैंकिंग प्रणाली चलती है, तो वहां पर भी जब आप अपना पैसा जमा करवाते हो, डिपॉजिट करते हो, तो आप ही के पैसे को यूज करके आगे वो लोन बांटते हैं। ठीक है, तो फिर लोन जब देते हैं तो वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो जब आपसे पैसा लेते तो आपको कम इंटरेस्ट मिलता है, तो वही जो गैप रहता है इंटरेस्ट का, उसी में से जो है बैंक जो है अपना मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है ना आपके पैसे को, प्रोविडेंट फंड वाले पैसे को यूज करती है आगे, तो उसके बिहाफ पर आपको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। ओके, तो अभी जब ब्याज भी मिलता है ना, सरकार उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है। ओके, उस ब्याज के ऊपर भी टैक्स लगाती है। तो अभी इसी के रिगार्डिंग जो है ना चेंज आया, तो उसी के रिगार्डिंग अभी जो बजट प्रपोजल जब आया था 1 फरवरी की, जो बजट अनाउंस किया गया था, तो उस समय कहा गया था कि जिनकी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किसी भी एम्प्लॉय की 2.5 लाख तक है एक साल की। ओके, तो वहां पर जो है ना उनका जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा, उनके ऊपर जो है टैक्स एग्जाम्पशन होगी, मतलब टैक्स नहीं लगेगा इतनी इनकम तक, अगर इतना पैसा एक साल तक वो जमा करवा रहे हैं। अभी इसी 2.5 लाख वाले को इसको रेज करके ना 5 लाख तक कर दिया है। ओके, तो अभी जो रिसेंटली कल यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, उसी 2.5 लाख को एक्सटेंड करके और उसकी मतलब अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख तक यहाँ पर बात कर दी है। कह दिया गया कि 5 लाख तक जो है ना, जो भी इंटरेस्ट के ऊपर जो भी ब्याज आएगा उसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन साथ में एक कंडीशन रख दी है। वो कंडीशन क्या है? इस कंडीशन में कह रहे हैं कि यहाँ पर ये 5 लाख तक की जो यहाँ पर एग्जाम्पशन, टैक्स एग्जाम्पशन ट्रस्ट के ऊपर तब मिलेगी जब यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है ना, जिसने आपको जॉब पर रखा है, वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो। ओके, तो ये ऐसी यहाँ पर कंडीशन रखी गई। तो यहाँ पर मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा तो वो एम्प्लॉय का खुद का होगा। अगर यहाँ पर 5 लाख तक की वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉय, तो तब जाकर जो है यहाँ पर उसके जो ब्याज उसको मिलेगा, उसके ऊपर भारत सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। और ऑथर यहाँ पर बात करें कि कोई भी ऐसा फंड जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स जो है ना वो यहाँ पर उन फंड से अलग है। ओके, जहां पर जो एम्प्लॉयर की किसी तरीके की कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखो, जहां पर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन नहीं होती तो वहां पर एक और तरीके का प्रोविडेंट फंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं वीपीएफ। ओके, तो वीपीएफ का मतलब होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ओके, तो वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वहां पर आप एम्प्लॉय जो है ना वो खुद से कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। ओके, तो वहां पर भी 5 से लेकर 8.5% तक आपको ब्याज मिल जाता है, आप जितना भी पैसा वहां पर रखोगे। ओके, तो इससे भी आपका फायदा होगा। ओके, आपने जो पैसा रखा है उसको आप उसके ऊपर जो ब्याज मिलता जाएगा मिलता जाएगा। तो अगर मैं 8.5% इंटरेस्ट की बात करूं, तो ये कोई कम नहीं होता है। ओके, तो काफी होता है, तो उसका फायदा रहता है आपको, आपके पैसे जुड़ते रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर ऑथर भी वही बात कर रहे हैं कि उसके लिए तो अलग से फंड बना हुआ है ना, तो यहाँ पर जब से जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन अभी प्रोविडेंट फंड वाले यहाँ पर सिचुएशन में जो हमारा ईपीएफ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो वहां पर ये चीज क्यों आप गुजर रहे हो? ओके, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसी के रिगार्डिंग क्लैरिटी मांगी जा रही है कि जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करो इस सिचुएशन को। और अगर मैं बात करूं जो ईपीएफ का जो दायरा है ना, वॉल्यूम, मतलब कितने बड़े पैमाने पर पैसा है इसके पास, तो वो 15 लाख करोड़ का इसका कॉर्पस है। ओके, 15 लाख करोड़ तक का यहाँ पर इसके फंड में पैसा रहता है, जिसको कि भारत सरकार यूज करती रहती है। तो यही यहाँ पर चक्कर है कि भारत सरकार इसको यूज करती है, तभी इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट ब्याज देती है, इस पैसे के ऊपर एम्प्लॉयज को जाता है। ओके, तो यहाँ पर पूरा का पूरा फायदा एम्प्लॉयज का किया जा रहा है, चाहे वो जॉब प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। लेकिन आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जो आप सेविंग अलाउंस दे रहे हो कि 5 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे इंटरेस्ट के ऊपर, तो पैसा ही बचेगा ना, जो एम्प्लॉय होगा टैक्स के रूप में पैसा नहीं देना होगा। ओके, तो पैसा तो बचेगा, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो ये आप पॉलिसी दे रहे हो ना, एग्जाम्पशन दे रहे हो, ये रिस्ट्रिक्टेड है खास तौर पे उनके लिए जो यहाँ पर सरकारी नौकर है। ओके, जिनका यहाँ पर जनरल प्रोविडेंट फंड है, सिविल सर्वेंट्स का जो सरकारी नौकर है। तो अगर हम कहें कि ये वाली कंसेशन जो है, जो टैक्स का पैसा जो बच रहा है, अगर प्राइवेट सेक्टर वालों को यहाँ पर इसका फायदा हो रहा है, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज का, तो वहां पर फायदा नहीं हो रहा है। ओके, तो जो जो आपने ये कंडीशन साथ में रख दी है ना
कि मतलब कि एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता अगर 5 लाख तक की यहाँ पर एम्प्लॉय का यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड होता है 1 साल का। तो इसके चलते सिर्फ सरकारी नौकरों को फायदा है, प्राइवेट वालों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो देखो, अगर हम प्रोविडेंट फंड्स की भी बात करें तो ये भी 3 तरह के फंड्स बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल प्रोविडेंट फंड आता है, उसके बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, फिर बाद में आता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ओके, तो जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, तो यहाँ पर जो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं लोग, तो वहां पर उनको सिर्फ एक ही बार में जो है ना पैसा मिलता है, जब उनको पेंशन लगनी होती है, जब वो रिटायर हो जाते हैं तब। ओके, तो इनकी भी सैलरी में से इनका पीएफ कट होता रहता है। ओके, लेकिन इनको मिलता है जब इनकी रिटायरमेंट एज होती है, तब जाकर इनको अच्छा खासा बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ना, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का साथ रहता है हमेशा। ओके, तो एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, तब जाकर जो है उनका ईपीएफ फंड जो है ना वो रेज होना शुरू होता है किसी भी एम्प्लॉय का। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप जो कंडीशन रख रहे हो ना वो सही नहीं है, खासतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए। और इसी के चलते जो आगे बात कर रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हो, इस प्रोविजन को रख रहे हो, आपका इरादा ऐसा है कि आपने प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को भी अच्छे तरीके से कवर करना है, तो ये बात फिर क्या सेंस रखती है कि आप जो है ना यहाँ पर डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना शुरू कर दो कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन की जा रही है बाय एम्प्लॉयज और द एम्प्लॉयर। ओके, तो यहाँ पर अंतर क्यों कर रहे हो आप? ओके, जो सरकारी नौकरी तो वहां पर तो सीधी सीधी एक बार उनके पास सैलरी आ गई तो ठीक है, एक अमाउंट कट होगी, ठीक है, तो वो बाद में उनको पेंशन के रूप में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो एम्प्लॉयर जब तक नहीं डालेगा तब तक उनको अच्छा खासा बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। ओके, तो इनकी सैलरीज कितनी यहाँ पर होती है, जिस हिसाब से जो है यहाँ पर इनका ईपीएफ बनता है, ऑलरेडी सैलरीज ही बहुत कम होती है। ओके, और इसी इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पैसा है ना, उसको सही तरीके से आप सेंस के हिसाब से काम करो। तो सेंस तो तब बनती है जब यहाँ पर जो भी आप टैक्स कंसेशन दे रहे हो तो आप उसको टोटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दो। मतलब कि जहां पर एम्प्लॉयर भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने प्रोविडेंट फंड में, तो उस हिसाब से जो टोटल कंट्रीब्यूशन बनती है ना, उसके हिसाब से आप टैक्स एग्जाम्पशन दो कि इतने यहाँ पर अगर आपने 5 लाख भी बोला कि इतनी रकम तक जो है हम टैक्स नहीं लगाएंगे इंटरेस्ट के ऊपर, तो इस तरीके से टोटल कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करो। ये ना करो कि वहां पर ऐसे फंड्स को ही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जहां पर एम्प्लॉयर जो है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ये गलत बात इसको जो है ऑथर की तरफ से कहा जा रहा है। और अदरवाइज ये भी बात की जा रही है कि जो दौलतमंद लोग हैं, ओके, तो यहाँ पर उनको ज्यादा जो है टैक्स कंसेशन मिल जाएंगे अगर हम कंपेयर करें जो यहाँ पर कम दौलतमंद लोग हैं उनके मुकाबले में। तो यहाँ पर जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहां पर सैलरीज ज्यादा रहती हैं। ओके, अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात करें तो वहां पर सैलरीज बहुत ज्यादा कम होती हैं। ओके, जिनके जिनके ऊपर प्रोविडेंट फंड का अकाउंट मिलता है उनको। ओके, और इसी अंतर के तहत यहाँ पर ना गवर्नमेंट यहाँ पर जो ये फर्क कर रही है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, तो ये इसको मीनिंगलेस कह रहे हैं। ओके, ये गलत बात है। ओके, तो ये जो हर एक रुपया जो यहाँ पर कोई एम्प्लॉय अर्न कर रहा है ना, तो वो बिलोंग कर रहा है उसी के एम्प्लॉयर को। ओके, जिसने उसको काम पर रखा है। तो हर एक पैसा एक एक, एक रुपया जो है उसी के द्वारा उसको अपने एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो? ओके, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी बीच में होना चाहिए। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है वो है कॉस्ट टू कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको सीटीसी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि यहाँ पर कोई चैरिटी का एलिमेंट नहीं इन्वॉल्व है। अगर हम सीटीसी की बात करें तो सीटीसी होता क्या है? कोई भी कंपनी, ओके, कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को हायर कर रही है, रख रही है, तो एक साल का कितना खर्चा उसके ऊपर कर रही है। ओके, तो उसको हम एज ए सीटीसी जो है ना, कॉस्ट टू कंपनी, इसको यहाँ मेजर करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात, जैसे जो आपकी सैलरी है, इसके अलावा जो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहे हैं, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, ओके, या फिर किसी भी तरीके का आपको बेसिक सैलरी के अलावा अलाउंस मिल रहा है, स्पेशल पे मिल रहा है, या फूड कूपन मिल रहा है। ओके, तो ये सारा का सारा खर्चा है कंपनी जो कि आपके ऊपर कर रही है। ओके, जो अगर आपकी सैलरी सपोज करो 50,000 है, तो 10,000 रुपया अगर जो है एक्स्ट्रा लग रहा है, जो बाकी के अलाउंसेस वगैरह या स्पेशल पे वगैरह आपको मिल रही है, तो आपकी फिर जो सीटीसी बनेगी वो, उसको मैं आप 10,000 जो है प्लस कर ले, 60,000 हो जाएगी वो। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो सीटीसी है ना, इसको किस हिसाब से डिवाइड करना है, कौन कौन से एरिया में मतलब कि पैसा जो है खर्चा करेगी यहाँ पर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयज के ऊपर, तो ये मैटर ऑफ डिटेल है, इसके ऊपर डिटेलिंग की जा सकती है। ओके, तो बेसिक सैलरी जो इसके अलावा जो बाकी खर्चा इसके ऊपर होता है, तो उसको हम आपका सीटीसी काउंट लेकर चलते हैं। ओके, तो ये सीटीसी ना, ये आपको डायरेक्टली जो है ना एज ए कैश नहीं मिलता है। आपकी सैलरी आपको कैश मिल जाएगी, लेकिन सीटीसी के बेनिफिट बाय कैश नहीं मिलते हैं। ओके, तो ये भी बात ध्यान रखें। और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड का, तो ये भी जो है ना, ये भी खर्चा जो है सीटीसी के अंतर्गत ही यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एम्प्लॉयर जो है पैसा दे रहा है, आपकी सैलरी का 12% जो है ना आप ही के फंड में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक तो आप खुद भी कर रहे हो और एक आपका एम्प्लॉयर भी कर रहा है। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है कि अगर सरकार चाह रही है कि कोई यहाँ पर कंसेशनल टैक्स ट्रीटमेंट दिया जाए सेविंग्स के ऊपर, ओके, जैसे अभी 5 लाख तक की ये बात कर रहे हैं, तो लेकिन
ये करो आप, लेकिन ये करो टोटल सेविंग के हिसाब से, मतलब जो टोटल सेविंग है ना प्रोविडेंट फंड में, मतलब जहां पर एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज का भी कंट्रीब्यूशन, तो उसके हिसाब से करो, ना कि सेगमेंट वाइज करो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को आप एक साइड कर दो, एम्प्लॉय को आप एक साइड कर दो। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करो, ये बात मत करो आप। ओके, और जो यहाँ पर नए लेबर कोड निकल कर आ रहे हैं, ओके, तो भारत सरकार ने हाल ही में नए लेबर कोड भी जारी किए हैं, तो उसी के चलते ये भी यहाँ पर वो बात भी यहाँ पर आग्रह की जा रही है कि जो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है, ओके, तो यहाँ पर वो बेस होना चाहिए 50% होना टोटल सैलरी स्टेम्प्स। ओके, जितनी भी यहाँ पर जितनी सैलरी स्टेम्प्स मेरी जितनी भी चीजें निकलती हैं, ओके, जैसे मैंने अभी हाल ही में आपको अलग अलग चीजें गिनाई है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर जो कंसेप्ट है सीटीसी का उसको प्रमोट करना होगा। ओके, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड में पैसा कम कर रहे हो, जैसे अभी एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था, अभी उसको आप रिड्यूस कर रहे हो कि घटा रहे हो, तो उससे यहाँ पर जो सीटी से है उसको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो यहाँ पर कॉस्ट टू कंपनी जो पड़ती है, ओके, वो अलग से बेनिफिट जो मिलते हैं वो तो मिलते रहते हैं। ओके, जो खर्चा यहाँ पर करती है कोई भी कंपनी एक साल में अपने एम्प्लॉय के ऊपर, तो इससे फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? फर्क जो डिस्पोजेबल इनकम है ना उसके ऊपर पड़ेगा, जो मतलब हाथ में सेविंग आती है ना किसी भी एम्प्लॉय के, तो उसके ऊपर जो है एक धक्का लग जाएगा। तो यहाँ पर किसी का भी बेनिफिट नहीं होगा अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो तो ना यहाँ पर फायदा होगा एम्प्लॉयर्स का, तो ना फायदा होगा एम्प्लॉयज का। तो एम्प्लॉयर को तो खर्चा वहां पर वो कर ही रहा है, तो वो खर्चा एक साइड पे करता जा रहा है। ओके, तो जो बेनिफिट आप पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो किसी न किसी रूप से नहीं पहुंच पा रहा है एम्प्लॉयज तक। और इसी के चलते अगर हम बात करें डिस्पोजेबल इनकम की, तो ये कौन सी वाली इनकम होती है? जब आपका कोई भी, अगर आपकी सैलरी आती है ना, तो उसमें से जब इनकम टैक्स कटौती होती है, ओके, तो इनकम टैक्स कट होने के बाद में जो आपकी सेविंग बचती है, जो पैसा आपकी जेब में बचता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो ये इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखें। और जो इनकम टैक्स कट होता है आपकी सैलरी में से, वो कौन सा वाला टैक्स होता है? वो डायरेक्ट टैक्स होता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स होता है? उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो ये था फर्स्ट आर्टिकल। लेकिन इसके अलावा जो बातें की गई हैं कल की अनाउंसमेंट्स में, तो यहाँ पर वो भी बात कर रहे हैं कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो अभी इन्वेस्टिगेट करेगा जो 10 साल पुराने भी वायलेशंस के केसेस निकल कर आए होंगे, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा किए गए, यहाँ पर जो प्रोविडेंट, यहाँ पर जो इक्विटीज के जो फंड होते हैं, ओके, तो उसके द्वारा जो किए गए। सॉरी, यहाँ पर पीई, यहाँ पर प्रोविडेंट नहीं, यहाँ पर पर्सनल इक्विटी फंड है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा है तो यहाँ पर 10 साल तक की जो वैल्यूएशन होगी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, और इसके अलावा जो पहले था, पहले यहाँ पर 6 साल तक की जो जो होता था वैल्यूएशन, वो उसका यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता था। अगर 10 साल पहले तक भी कोई यहाँ पर वैल्यूएशन होगी तो अभी उसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। और गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर डेडलाइन है, ओके, जो यहाँ पर नॉर्मल टैक्स जो इन्वेस्टिगेशन की जो डेडलाइन है उसको यहाँ पर 3 साल तक जो है वो कम कर दिया फ्रॉम द ईयर ऑफ वायलेशन। ओके, इसके अलावा जो बात की जा रही है कि अगर वायलेशन हुई है किसी भी यहाँ पर एसेट के फॉर्म में या शेयर्स की फॉर्म में, तो उसमें भी यहाँ पर 10 साल तक की यहाँ पर जो पुरानी वायलेशन उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोवाइडेड इनकम वर्थ मोर देन 50 लाख हैड एस्केप्ड फ्रॉम द टैक्स। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो फर्स्ट आर्टिकल आई होप आपको अच्छे से समझ आया। चलिए अभी सेकंड एडिटोरियल जो है इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो सेकंड एडिटोरियल में बात कर रहे हैं रोड वर्दीनेस नॉट विंटेज फॉर स्क्रैपिंग। तो यहाँ पर जो ऑथर बात कहना चाह रहे हैं, अभी भारत सरकार के द्वारा जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उनके द्वारा जो है स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है नई, वो यहाँ पर अनाउंस की गई है कि व्हीकल्स को किस हिसाब से हम जो है स्क्रैप करेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की गई है कि जो गाड़ी है ना, तो उसको वो देखो कि वो चलने के काबिल है। चलने के काबिल कहने का मतलब फिटनेस टेस्ट अगर उसका सही है तो उसको कंटिन्यू करो, तो उस हिसाब से आप उसकी स्क्रैपिंग करो, ना कि उसकी विंटेज देखे। कहने का मतलब वो कितनी पुरानी है ये देख करो। तो ये ऐसी बातें जो है यहाँ पर इस आर्टिकल में की जा रही है। तो सेंटर की अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की नई मोटर व्हीकल स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है वो आई है, तो उसको सेंसेबल कहा गया है। तो यहाँ पर अगर सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सेंसेबल है, सही रहेगी। तो जो पुराने व्हीकल्स हैं तो वो ज्यादा यहाँ पर बेढंगे तौर पर जो है एमिशन जो है वो क्रिएट करते हैं। बड़े पैमाने पर जो कार्बन एमिशन है वो होता है। कार्बन एमिशन के साथ साथ और भी बहुत सारी गैसेज जो है ना वो भी निकलती हैं, जैसे अगर हम सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें या फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस तरीके की यहाँ पर गैसेस का भी यहाँ पर जो है ना एमिशन निकलता है। तो यहाँ पर जो है ना इसके अलावा जो फ्यूल की अगर बात करें तो वो भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये कंजप्शन करते हैं। अगर पुराने व्हीकल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है पुराने व्हीकल्स का। और अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं, ओके, किसी भी तरीके के अनफिट या फिर रोड अनवर्दीनेस जो व्हीकल्स है, ओके, तो यहाँ पर उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के तौर पर यहाँ पर उसको कंसीडर हम कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से? जो भी आप यहाँ पर स्क्रैप करोगे ना, स्टील को स्क्रैप करोगे, तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी आप लगाओगे, ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से वही इम्पोर्ट ड्यूटी रखना जो आप जब स्टील की जब आप इम्पोर्ट करते हो ना, तो जब वहां पर आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक जो स्क्रैप इंडस्ट्री होगी ना, स्टील स्क्रैप इंडस्ट्री की, तो उसको हमने डेवलप करना है।
तो जिस तरीके से आप जो नॉर्मल स्टील को मैनेज करके चलते हो, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाली जो स्क्रैपिंग इंडस्ट्री, इसको भी मैनेज करके चलना होगा। तो इस तरीके से कंसिडरेबल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हमें मिल सकता है, अगर हम रिसाइकल करते हैं किसी अनफिट या फिर अनवर्दी जो यहाँ पर रोड व्हीकल से, अगर उनकी हम अगर यहाँ पर बात करें। ओके, तो इम्पोर्ट ड्यूटी कहने का मतलब, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है? इम्पोर्ट ड्यूटी होती है अगर कोई भी बाहर से सामान हम यहाँ पर मंगवा रहे हैं ना, तो वहां पर अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हम बढ़ा देते हैं। ओके, तो सपोज करो भारत में भी स्क्रैप इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो स्क्रैपिंग हुई जा रही है, कबाड़ में गाड़ियां जमा हुई जा रही हैं, ठीक है। तो एक बाहर से भी हम स्क्रैप मंगवा रहे हैं, हो सकता है कि बाहर वाला स्क्रैप हमें सस्ता पड़ रहा हो, लेकिन भारत सरकार अगर उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो क्या होगा? बाहर वाला जो स्क्रैप भारत में आएगा वो महंगा होना शुरू हो जाएगा, और जो इंडिया का स्क्रैप जो यहाँ पर स्क्रैपिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही होगी वो सस्ती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ना, अच्छे पैमाने पर जो है हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रो कर पाएंगे। ओके, अगर हम भारत के मायने में अगर बात करें तो, और अगर भारत में सस्ती स्क्रैप अवेलेबल होगी तो जितने भी यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल यहाँ पर मेकर्स हैं, जहाँ फिर किसी भी तरीके की स्टील इंडस्ट्री है, तो स्क्रैप को सस्ता उठाएगी, तो आगे जब उसको रीमैन्युफैक्चर करेगी, तो दोबारा से जब स्टील में उसको रिफॉर्म करेगी तो वो भी सस्ती बनेगी। ओके, तो इस तरीके से इकोनॉमी को फायदा होगा अपने डोमेस्टिक लेवल पर। और इसी के चलते जो पॉलिसी कॉल यहाँ पर दी जा रही है वो इस तरह से है कि अगर कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स है, कि अगर उनको यहाँ पर 15 साल पुराने अगर वो हो गए, तो वहां पर मैंडेटरी है कि उनको रोड फिटनेस टेस्ट जो वो पास करना होगा फर्दर। और इसके अलावा जो बाकी के व्हीकल्स हैं, जो कि मतलब कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी से बाहर, तो वहां पर जो टाइमलाइन है वो 20 साल तक की है। और जो रजिस्ट्रेशन है ना, जो आपकी आरसी बनती है, ओके, तो उसकी जो दोबारा से जब 15 साल खत्म हो गए, ओके, तो उसके बाद में जब आप दोबारा से आरसी बनवाने जाओगे, ओके, तो यहाँ पर वो रिक्वायर रहेगी, जरूरी रहेगी, जहां पर जो पुराने व्हीकल्स हैं उनके मामले में। ओके, इसके अलावा और भी अगर मैं बात ऐड कर दूं, तो अगर दोबारा से आप आरसी बनवाने जाते हो ना, 15 साल बाद जब एक्सपायर हो जाएगी आपकी आरसी, तो 8 गुना ज्यादा फीस लगेगी जितनी आज फीस लग रही है ना उसके मुकाबले में। ओके, तो सरकार कहीं ना कहीं, सरकार की इंटेंशन ये है कि लोग जो है ना पुराने व्हीकल्स को छोड़ें, नए व्हीकल्स की ओर अप्रोच करें। तो ये भारत सरकार ये भी कहीं ना कहीं तरीके से ये चाह रही है। तो उसी के चलते जो आरसी की जो यहाँ पर फीस है ना, जो रजिस्ट्रेशन की जो आप दोबारा से करोगे, जब 15 साल एक्सपायर हो गए, 15 साल हो गए उस गाड़ी को, तो उसके ऊपर भी फीस बढ़ाई जा रही है सरकार के द्वारा। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है? तो इसके रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि श्योरली ना आप रेगुलर टेस्टिंग को इंसेंटिव करो। ओके, जो इंजन मेंटेनेंस अगर आप कोई बंदा करके चल रहा है अपनी गाड़ी का, तो उसको इंसेंटिव दो कि आप जो है ना उसको, उनको हमने यहाँ पर प्रोत्साहन देना है कि आप आइए, आप अपनी गाड़ी की टेस्टिंग रेगुलरली कराते जाइए। ओके, जितनी बार आप कराओगे आपको थोड़ा बहुत जो है इंसेंटिव आपको मिलता जाएगा। ओके, जितनी भी आपकी यहाँ पर फीस लगेगी उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका खर्चा कम किया जाएगा। उस तरीके से आप इंसेंटिव दो। ओके, जो कि लोग जो है ना रेगुलर टेस्टिंग करवाएं, फिटनेस चेक होती रहे गाड़ियों की। ओके, अगर फिटनेस चेक होती रहेगी तो पता चलता रहेगा ना कि कितनी, अगर कोई भी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है। अगर इंजन सही तरीके से मेंटेन है तो पोल्यूशन कम होगा। ओके, अगर नहीं है तो फिर उसका यहाँ पर जो जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सही, उसके सही रिपोर्ट नहीं आएगी। ओके, फर्दर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंसेंटिव देने की बात करें तो, और जो व्हीकल्स जिनको आप स्क्रैप करने की यहाँ पर बात कर रहे हो, तो वो जो है ना उनकी रोड फिटनेस के हिसाब से करो आप। मतलब कि अगर नहीं एक रोड फिटनेस के मुताबिक इसका पोल्यूशन लेवल इंजन का बहुत खराब है, कि इंजन बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन नहीं है, खराब हो चुका है, ओके, तो उस हिसाब से आप उसको करो कि हाँ इस गाड़ी को भी स्क्रैप कर देना चाहिए, ना कि इस हिसाब से करो कि गाड़ी जो है अभी 15 साल पुरानी होगी तब इसको स्क्रैप करना ही करना है। तो ये बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और आगे जो बात की जाए तो उसमें यहाँ पर एक स्टडी की बात कर रहे हैं कि अभी अभी एक स्टडी हुई जिसमें यहाँ पर पाया गया, अगर वेल डिजाइन स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर हम अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो उससे यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट जो प्रोपोर्शन है, जो भारत स्टेज टू के व्हीकल, जहाँ भारत स्टेज जो थ्री व्हीकल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BS2 BS3 भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से इनको कंट्रोल करें, तो आने वाले समय में तकरीबन 9 मिलियन व्हीकल जो है ना 2022 तक जो वो सड़कों से उतर जाएंगे। मतलब कि वो अभी अनफिट करार दे दिए जाएंगे, या फिर उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, और 2025 तक इनकी गिनती जो है वो 28 मिलियन के आसपास हो जाएगी। तो ये भारत स्टेज टू, भारत स्टेज थ्री, ये क्या चीज है? तो अभी के लिए जो व्हीकल्स, जो नए व्हीकल्स बनकर आ रहे हैं, तो उनके यहाँ पर जो टैग लगा है वो भारत स्टेज 6 है। ओके, BS6 हम जिसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इंजन को इस तरीके से मॉडिफाई किया होता है कि जो एमिशंस है ना वो कम से कम हो। ओके, तो भारत स्टेज 2 आया, भारत स्टेज 3 आया, भारत स्टेज 4 आया, लेकिन 5 नहीं आया था, इसको याद रखें। हमने 5 को स्किप कर दिया, 4 से हमने सीधे जंप किया था भारत स्टेज 6 में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि आने वाले समय में इस तरीके से अगर स्क्रैपेज पॉलिसी सही ढंग से अगर हम उसको डिजाइन करते हैं, तो तब जाकर जो है इतने बड़े पैमाने पर हम जो है ऑफ रोड कर सकते हैं, सड़कों से उतार सकते हैं इतने जो भारत स्टेज 2 और 3 के व्हीकल्स हैं, जिनका मानना है, जिनके बारे में ये है कि ये ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, ज्यादा एमिशन करते हैं।
और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि जो फ्यूल कंजप्शन है उसके बारे में भी यहाँ पर ओवर 9 मिलियन टन जो है ना एनुअली, तो उसको भी हम जब यहाँ पर जो है बचा सकते हैं इतने बड़े पैमाने पर। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, उसके एमिशन की बात करें, 17% तक वो कम हो सकती है। अगर पर्टिकुलर मैटर की बात करें तो ये भी एक तरह का पोल्यूशन है, PM2.5, PM10, ओके, ये भी बहुत घातक होते हैं। ओके, तो ये भी 24% तक जो है ये कम हो सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स हैं वो निकल कर आ सकते हैं अगर हम रिसाइकल करते हैं ऑफ स्टील, अल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड रबर। ओके, तो इनको भी करें तो इसके भी अलग से बेनिफिट निकल कर आएंगे। तो देखो एक गाड़ी है, तो एक गाड़ी में टायर लगे हैं, टायर रबर के, ठीक है, जो अल्यूमिनियम के पार्ट्स लगे हुए हैं इंजन में, ठीक है, तो इसके अलावा जो प्लास्टिक की जो बॉडी है, जो आप उसके बम्पर वगैरह देखोगे, और भी बहुत कुछ जो अंदर का इंटीरियर होता है गाड़ी का, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने में प्लास्टिक यूज की होती है। तो ये इन चारों सेक्टर्स को फायदा हो सकता है जब इनको हम सही ढंग से स्क्रैप करते हैं तो। ओके, तो स्क्रैप का कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही गाड़ी को एक ही बार कुचल दिया तो फिर उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। तो स्क्रैपिंग अगर सही ढंग से होती है, जो जो भी यहाँ पर सामान उसका अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, तो अलग अलग सेक्टर में अगर पहुंचाया जाता है तो उस अलग अलग सेक्टर को फायदा रहेगा। ओके, जैसे इन चार सेक्टर्स की बात करें, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स एंड रबर। और इसके अलावा बात करें कि जो नॉर्म्स आएंगे टेस्टिंग के और अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो वो अभी फॉर्मलाइज किए जाएंगे अक्टूबर तक, अक्टूबर 2021 तक। और जो रेगुलर टेस्टिंग है हैवी व्हीकल्स की, वो शुरू हो जाएगी अप्रैल 2023 तक। ओके, और जो बाकी के व्हीकल्स है वो जून 2024 तक जो है उनकी टेस्टिंग भी जो है वो शुरू कर दी जाएगी रेगुलर पैमाने पर। और आने वाले समय में जब यहाँ पर देखो, जब 2023-24 की भी हम अगर बात करें तो प्राइसेस के यहाँ पर जो फ्यूल प्राइसेस है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो ऑनर्स होंगे, जो यहाँ पर मालिक होंगे, तो वो फिर ऑप्ट करेंगे, किस ऑप्शन पर जाएंगे, वो जाएंगे कि हम फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स खरीदें। ओके, तो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो BS6 नॉर्म्स के व्हीकल्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट व्हीकल्स आ रहे हैं, तो वहीं पर ही जो है फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर पुराने व्हीकल्स के ऊपर अप्रोच करोगे तो वहां पर उनकी फ्यूल एफिशिएंसी कम ही है। और आखिर में जो ऑथर की द्वारा बात की जा रही है कि रोड टैक्स कंसेशंस, मतलब कि जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो ना, तो उसके उसके ऊपर जो जितनी भी अमाउंट होती है आपकी गाड़ी की, तो काफी बड़े पैमाने पर जो है रोड टैक्स जो है कंसेशन लगते हैं। ओके, तो रोड टैक्स लगता है, तो इसी में कंसेशन देने की बात कर रहे हैं ऑथर। तो अगर मैं बात करूं कि अगर किसी गाड़ी की कीमत 11 लाख के आसपास है, तो उसके ऊपर जो सरकार रोड टैक्स लेती है ना, तो वो यहाँ पर 35,000 से 40,000 के बीच तक वो रोड टैक्स ही चला जाता है। ओके, मतलब इतनी बड़ी राशि जो है रोड टैक्स के रूप में भारत सरकार के पास जाती है। और इसके अलावा जीएसटी लगता है वो 28% का। ओके, 28% का जीएसटी है। तो ये जितने भी हमारे स्लैब्स है ना जीएसटी के, उसमें से सबसे बड़े वाला स्लैब यही है। ओके, 28% का। तो टोटल 5 स्लैब्स है हमारी जीएसटी के। वो टोटल 5 स्लैब्स में कितने कितने परसेंटेज की स्लैब्स है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ओके, तो ये सबसे हाईएस्ट रेट चला जाता है कोई भी व्हीकल हो। तो सीधा कहने का मतलब, सपोज करो गाड़ी की वैल्यू 11 लाख है ना, तो उसका 28% निकाल लो। ओके, तो वो टैक्स के रूप में भारत सरकार के पास जाएगा। तो टैक्सेशन में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना, जो है दाम बढ़ जाता है गाड़ियों का। तो जिसके चलते यहाँ पर ऑथर बात करेगी थोड़ा रोड टैक्स कंसेशन करो, जीएसटी का जो आपने पीक रखा हुआ है 28% का, उसको भी रैशनलाइज करने की जरूरत है, सही सही करने की जरूरत है। ओके, उसका स्लैब थोड़ा चेंज करो, जो कि जो अभी हम चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी आए ट्रांसपोर्टेशन में, लोग ज्यादा से ज्यादा नए व्हीकल्स खरीदे, तो तभी खरीद पाएंगे ना जब आप उनको कोई ना कोई बेनिफिट दोगे। ओके, तभी जाकर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्पीड पकड़ेगी आने वाले समय में। ओके, तो इस तरीके से अपनी जो ऑथर है बातें रख रहे हैं इस आर्टिकल में। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें फर्मिंग अप ए सोनार बांग्ला इंडिया। तो अभी इंडिया और बांग्लादेश में अभी काफी गहरे संबंध बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो अभी इसको सही मायने में हमने यूटिलाइज करना है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग जो है ना, इसके बारे में आर्टिकल में बातें की गई, चर्चा की गई है ऑथर के द्वारा। तो काफी बढ़िया आर्टिकल है, काफी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इस आर्टिकल में। तो यहाँ पर बात करें कि अभी नरेंद्र मोदी जी जो है वो अभी बांग्लादेश में विजिट करेंगे 26 और 27 मार्च को। तो अभी 50 साल पूरे हो गए हैं बांग्लादेश को बने हुए। ओके, तो 1971 में ये बांग्लादेश बना था। ओके, तो ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान की टेरिटरी थी पहले ये। लेकिन बाद में भारत की मदद से, और यहाँ पर जो गुरिल्ला वार चल रही थी, तो भारत ने भी अपने सैनिक बहुत बड़े पैमाने पर जो ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं आज की डेट में, वहां पर उतारे थे। और 90,000 के आसपास पाकिस्तानी सेना थी जिसने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। ओके, तो जिसके तहत बाद में 16 दिसंबर को जो है ना घोषित कर दिया गया कि अभी ये नया जो है ना कंट्री बनेगा जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ओके, तो अभी 50 साल पूरे हो गए। तो अभी इसी के चलते जो इंडिया और बांग्लादेश ना दोनों अभी अपने ही कियों का फल भोग रहे हैं। तो बेनिफिट्स जो यहाँ पर पहले जो आपस में संबंध रहे, तो अभी उसी के चलते जो रिलेशंस और मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में
और बात कर रहे हैं कि अभी और जो हम यहाँ पर बेनिफिट्स ना वो उठा सकते हैं अगर हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में बात करें। तो ग्लोबल वैल्यू चेन कहने का मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में सपोज करो बांग्लादेश का टेक्सटाइल काफी बड़े पैमाने पर जो है फेमस हो रहा है, ओके, तो इसी के रिगार्डिंग जो है ना हम आपस में टाई अप कर सकते हैं टेक्सटाइल के मायने में। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, तो भारत का एग्रीकल्चर काफी बढ़िया है, तो बांग्लादेश में वो उस चीज की कमी है। ओके, तो बांग्लादेश जो है उसके रिगार्डिंग जो है हमारे साथ टाई अप कर सकता है, और जो है यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन को बनाने के तौर पर हम काम कर सकते हैं। मतलब जो चीजें बांग्लादेश नहीं बना पाता हो उसको इंडिया अच्छे तरीके से बना सकता है बांग्लादेश में फैक्ट्री सेटअप करके, और जो जो चीज बांग्लादेश नहीं बना पाता, ओके, ओके, मतलब इस तरीके से एक दूसरे की कंट्री में फैक्ट्रीज हम लगा सकते हैं और यहाँ पर जो है ना बेनिफिट्स ले सकते हैं जहां जहां पर भी जिस जिस चीज की कमी नजर आ रही है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन बनाने की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाएंगे तो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई भेजेंगे तो दोनों का फायदा रहेगा। तो इसी के चलते जो है ना आगे जो बात करी जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें, तो इसी के चलते बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना स्कोप है कोलैबोरेशन का, अगर दोनों कंट्रीज चाहें कि हम सहमत हो कि एक दूसरे के साथ व्यापार करें एग्रीकल्चर मायने में। तो इसी इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि ये व्यापार आप करो ड्यू टू फिक्स्ड बायबैक अरेंजमेंट्स के तहत। तो ये फिक्स्ड बायबैक अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो एग्रीकल्चर की बात करूं तो बांग्लादेश इसमें पीछे है, ओके, भारत आगे है। ओके, तो अभी इसी के चलते एक ऐसे अरेंजमेंट्स कर दो, तो अब जहां पर जो जिस चीज की कमी है ना, तो उसमें हम बायबैक अरेंजमेंट्स लेके चलेंगे। तो बायबैक का मतलब क्या है यहाँ पर? तो सपोज करो बांग्लादेश में से कोई यहाँ पर कंपनी आ रही है जो कि भारत में सेटअप होने आ रही है, ओके, तो वो हमारे एग्रीकल्चर जितने भी यहाँ पर क्रॉप्स निकलती है उनको यूज करके कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके, यहाँ पर कोई बिस्किट वगैरह बनाना शुरू कर रही है या फिर कोई भी चीज बनानी शुरू कर दी। तो उस समय इस बायबैक में यहाँ पर ये सिचुएशन होगी कि जो चीजें भी यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा जो भी सेटअप यहाँ पर किया गया है हमारी कंट्री में, तो जो चीज यहाँ पर बनेगी ना, जो भी चीज यहाँ पर फूड प्रोडक्ट बनाया जाएगा एग्रीकल्चर क्रॉप्स को यूज करके, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है ना वापस खरीदना भी होगा बांग्लादेश को, ओके, बांग्लादेश की उसी कंपनी को जिसने यहाँ पर भारत में कंपनी लगाई है अपनी, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फिक्स्ड हम अरेंजमेंट करके चलते हैं कि इतना पोर्शन जो है ना अपनी जितनी भी आप प्रोडक्शन अपनी कंपनी की निकालोगे भारत में, तो उसमें से इतना पोर्शन आपने वापस खरीदना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बाय बैक, इसको इसीलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है बाय बैक, ओके। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल क्षेत्र में, तो बांग्लादेश काफी आगे निकलता जा रहा है। तो यहाँ पर इंडियन अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर कंपनी है वो चाह रही है कि मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूं बांग्लादेश में, तो फिर यहाँ पर उनको भी सिमिलर ऐसा ही करना होगा कि जितना भी प्रोडक्शन टेक्सटाइल का वहां पर होगा उसमें से कुछ पोर्शन जो है वापस इंपोर्ट इधर भी करना होगा, खरीदना होगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर बाय बैक अरेंजमेंट्स होते हैं। नहीं तो फिर जो वहां पर इंडस्ट्री लगी है तो वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, लेकिन अगर फर्दर कंटिन्यूटी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही, ओके, कोई यहाँ पर खरीदेगा ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डैमेज हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हम बात करें कि हमें एक अच्छे रीजन में ना एक अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर अप्रोच करनी है, तो जितने भी हमारे ये जो बांग्लादेश और इंडिया की अगर बात करें अच्छे नेबर्स हैं और अच्छी रीजन वाइज अप्रोच हमें लेकर चलें, जैसे सिमिलर किसने लेकर चलिए, जैसे यहाँ पर बात करें यूएसएमसी की, तो यूएसएमसी क्या चीज है? यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो ये भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में ही ये एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर ये तीनों मुल्क जो है ना इकट्ठे होकर जो है काम करेंगे, और जिस तरीके से जहां जहां पर भी ये एक दूसरे की कमियां है उसको पूरा करते हुए ना एक ग्लोबल वैल्यू चेन के ऊपर ये काम करेंगे कि जिसमें तुम तेरी कमी है उसमें मैं यहाँ पर सपोर्ट करूंगा, जिसमें मेरी कमी है उसमें तुम मुझे सपोर्ट करो, तो इकट्ठे मिलकर ना एक हब बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा वाला रीजन है ये अपने आप को एज ए हब जो है ना आगे प्रमोट करेंगे। तो बिल्कुल इसी का मॉडल जो है ना इसको यहाँ पर फॉलो अप करने की बात कर रहे हैं उत्तर की, इसी को फॉलो अप करो इंडिया और बांग्लादेश दोनों। तो ये तीनों कंट्रीज हैं, ये यूएस की टेरिटरी है सारी, ये कनाडा की टेरिटरी है, और ये वाला यहाँ पर मैक्सिको की टेरिटरी है। और इधर वाली साइड जो यहाँ पर ओशन पड़ता है वो कौन सा वाला? वो है पैसिफिक ओशन, ओके, नॉर्थ पैसिफिक ओशन इसको बोलते हैं। तो इधर वाला जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और अगर भारत यहाँ पर फैसिलिटेट करता है बांग्लादेश की ग्रोथ को, तो इसका फायदा जो है ना जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बांग्लादेश में होगी तो उसका फायदा हमें वापस मिलेगा, भारत को भी मिलेगा फायदा। और आगे यहाँ पर बात करें 2011 से लेकर 2019 तक की जो भारत का टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट है जो कि हम बांग्लादेश से चीजें मंगवाते हैं, वो यहाँ पर बढ़ा है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से सिर्फ 1.1% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ा है, ओके। तो ये 2011 से 2019 की बात करें और टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ओके। और इसके अलावा अगर हम बात करें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की, तो वो 1.4% के हिसाब से बढ़ा है। तो कहने का मतलब कि एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है, इंपोर्ट हमारा बांग्लादेश से कम है। और इसी के चलते अगर हम कंपैरिजन करें जो भी यहाँ पर इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं बांग्लादेश को, तो वो यहाँ पर बड़े हैं। अगर हम यहाँ पर AAGR के हिसाब से हम बात करें तो वो 3.7% के हिसाब से बने हैं, फ्रॉम $3 बिलियन टू $8.2 बिलियन। मतलब किसी समय पर ये $3 बिलियन के आसपास था,
तो 3.7% की वृद्धि देखने को मिली। अभी 8.2 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से हम एक्सपोर्ट जो है अपना बांग्लादेश को बढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें बांग्लादेश के साथ, तो यहाँ पर लो बेस है, मतलब ये कम है। ओके, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर जो एएजीआर निकल कर आ रहा है वो 17.2% है, फ्रॉम 0.4 बिलियन टू 1.2 बिलियन यूएस डॉलर। तो मतलब कि यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है अगर हम कंपैरिजन करें एक्सपोर्ट्स के साथ। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि हालांकि ये सब सिचुएशन अभी इंपोर्ट इतने पैमाने पर हम कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है बांग्लादेश के प्रति। तो अभी इसके रिगार्डिंग ये बात करें कि हालांकि जो सिचुएशन है ना इकोनॉमी की बांग्लादेश की, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ड्यूटी फ्री है, तो यहाँ पर कोटा फ्री मार्केट एसेस है। ओके, तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती। बांग्लादेश के सामान के ऊपर जो भी चीजें भारत इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से, ओके, तो इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इंपोर्ट कम है। ओके, तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा ट्रेड है जहां पर बांग्लादेश जो है ना इतने बड़े पैमाने पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी या किसी भी तरीके की यहाँ पर जो ड्यूटी है ना उसको यहाँ पर एग्जेम्पशन है, मतलब नहीं लगती है, फ्री यहाँ पर मार्केट एक्सेस दिया हुआ है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। फिर भी जो है ना सिचुएशन इतनी सही नहीं है, इसको हम सही कर सकते हैं। तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर में काफी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी आती है ना बांग्लादेश की, वो आती है लीस्ट डेवलपर कंट्री के तहत। ओके, इसका जो स्टेटस है वो है एलडीसी स्टेटस, वही लीस्ट डेवलप कंट्री। ओके, तो इसके तहत यहाँ पर इनको बेनिफिट मिले हुए हैं, जिसके तहत जो है ना कुछ ड्यूटी फ्री असेस इनको रहते हैं पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में। तो जैसे कि चाहते हैं इनको फायदा होता है, जिस जैसा जैसा किसी कंट्री का स्टेटस होगा उनको वैसा वैसा जो है उनको फायदा मिलता रहता है कि इनका ट्रेड बढ़ाओ। ओके, जैसे अभी देखो भारत का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा था टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं, लेकिन अभी धीरे धीरे ये बांग्लादेश आगे बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके पास अभी लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस है। ओके, जिसके तहत जो बाहर की मार्केट है वो भी चाह रही है कि इन कंट्रीज से भी कुछ खरीदो और यहाँ पर ड्यूटी फ्री एसेस इनको दो, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह यहाँ पर इनके सामान के ऊपर ना लगाओ, ताकि जो कि इनका सामान हमारे देश में आके बिके। ओके, तो हालांकि अभी ये कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि अभी ये बहुत जल्दी जो है ना ये स्टेटस बदलने वाला है, जो यहाँ पर लीस्ट डेवलप कंट्री वाला स्टेटस है। ओके, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, कोई दो कंट्रीज का नाम बताएं जो कि यहाँ पर लो इनकम कैटेगरीज के अंतर्गत आती हैं, और दो कंट्रीज जो यहाँ पर कोई हाई इनकम कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो इसके अलावा भारत कौन सी यहाँ पर कैटेगरी में आता है, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी कैटेगरीज के आपको बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको यहाँ पर जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक बनाता है ये सारी कैटेगरीज। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जब टेक्सटाइल अपना एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह बाहर की मार्केट्स के द्वारा लगा दी जाती है, जिसके तहत जो है हमारा एक्सपोर्ट पीछे रह जाता है, और जो इन देश जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनका टेक्सटाइल जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो सस्ता रहता है क्योंकि उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। भारत के ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जिसके तहत भारत का सामान महंगा हो जाता है, तो वहां के लोग कम खरीदते हैं भारत का यहाँ पर सामान। और इसी के चलते जो यूएन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत यहाँ पर बात करें कि अभी छूट जो है ना ये वाली जो यहाँ पर ड्यूटी फ्री असेस दिया गया, अभी 2026 तक इसको जारी रखा जाएगा, ताकि जो कि अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है ना, तो उसको नजरअंदाज किया जा सके। तो आने वाले समय में जो एलडीसी स्टेटस है ना, तो उसमें तब्दीली यहाँ पर उसमें थोड़ा सा चेंज जो ना वो भी है, जिस तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो कि अगर हम अभी से इनके ऊपर ये छूट हटा दें, तो ये इनको जो ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री का स्टेटस है ना, तो ये अगर ये कन्वर्ट अपने आप को करना भी चाह रहे हैं, ये अपने आप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो वो कर ही ना पाए आने वाले समय में। अगर पैंडेमिक के चलते यहाँ पर उनका सामान दोबारा किसी ने नहीं खरीदा, फिर दोबारा से कोई इम्पोर्ट लगा देगा, तो फिर ये जो बना बनाया खेल इनका बिगड़ सकता है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो। और इसी के चलते 2026 तक जो छूट है वो जारी रहेगी, जो यहाँ पर फ्री ड्यूटी असेस है उसके बारे में। और आगे यहाँ पर बात की जाए, अगर हम बात करें ग्लोबल गारमेंट सेक्टर की, जो भी यहाँ पर बना बनाया कपड़ा आपको रेडीमेड मिलता है ना, तो अभी अगर इसके शेयर में बात करें तो भारत का शेयर सिर्फ यहाँ 3.5%। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वो 9% के आसपास उसका शेयर है पूरे ग्लोबल मार्केट में। तो इसी के चलते ये जो एलडीसी सिनेरियो है, तो उसी का फायदा जो है बांग्लादेश को हो रहा है। तो इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है? इंडिया ना यहाँ पर रॉ मटेरियल बेचने के ऊपर फोकस कर सकता है, कि बांग्लादेश को वो जो यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए कोई भी यहाँ पर कपड़ा बनाने के लिए, कोई भी गारमेंट तक उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके चलते यहाँ पर ऐसी सपोर्ट इंडिया की तरफ से हो सकती है। तो बांग्लादेश यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वैल्यू एडेड सपोर्ट जो कर रहा है गुड्स का, जैसे यहाँ पर अपैरल हो गया या क्लोथिंग हो गया पूरे वर्ल्ड में। तो वैल्यू एडेड कहने का मतलब एक कपड़ा था, ओके, रॉ मटेरियल उसके पास था, उससे बाद में कपड़ा बनाया। ओके, तो कपड़े में से बाद में उसको यहाँ पर काट छाड़ के जिस तरीके का भी डिजाइन होगा उस डिजाइन का उसको यहाँ पर गारमेंट बनाया गया, पोशाक बनाई गई। और इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू ऐड होती रहती है हर एक प्रोसेस में। जब भी इंडस्ट्री में कोई भी यहाँ पर हम प्रोडक्शन की यहाँ पर प्रोसेस की बात करें तो ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स अगर हम उनकी एग्जांपल है, जो कि जिनको हम रॉ मटेरियल्स भी बोलते हैं, तो भारत उसके सेक्टर में यहाँ पर फोकस कर सकता है। तो जो इंडियन अपैरल कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर कपड़ा बनाती हैं, जो कि ऐसे गारमेंट्स बनाती हैं, तो वो क्या कर सकती है? वो बांग्लादेश में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कि बांग्लादेश में
अपनी कंपनी की यहाँ पर जो है प्लांट लगा दें, तो वहां पर जो लो कॉस्ट मैन पावर भी अवेलेबल है, तो उसका भी फायदा जो है हमें मिलेगा। और यहाँ पर एक सेंस बनेगी कि दोनों कंट्रीज जो है ना इकट्ठे मिलकर जो है ना अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करके जो है यहाँ पर एक एक ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो क्रिएट कर सकती हैं टेक्सटाइल के मामले में, गारमेंट सेक्टर्स के मामले में। ओके, तो गारमेंट सेक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो चाइना का 29% प्लस यहाँ पर ग्लोबल शेयर है ना गारमेंट सेक्टर्स में, तो उसको हम आने वाले 5 सालों में रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, हालांकि जो चाइना चाइना है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट स्पेस छोड़ रहा है धीरे धीरे। ओके, और जो हम गारमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो धीरे धीरे थोड़ा पीछे हट रहा है, लेकिन उसी का यहाँ पर फायदा बांग्लादेश को मिल रहा है, इंडिया को कम मिल रहा है। ओके, तो अभी इंडिया भी फायदा उठा सकता है इस तरीके से। और इसी के चलते अगर बांग्लादेश की बात करें तो वो भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर जैसे हम ही यहाँ पर गारमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात करें उसी तरीके से। और अगर बांग्लादेश इन्वेस्ट करना चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जो बांग्लादेश के साथ जो भारत के राज्य लगते हैं, खासतौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो वहां पर उससे फायदा जो है बांग्लादेश को मिल सकता है। तो ये इसको एक लो हैंगिंग फ्रूट जो है ये कहा जा रहा है कि मतलब बहुत नीचे यहाँ पर लटकता हुआ फल है जिसको मतलब आसानी से तोड़ा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से फायदा मिल सकता है बांग्लादेश को। तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपॉर्चुनिटी जो है निकल कर आएगी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बांग्लादेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये अनसक्सेसफुल रहे हैं वैल्यू चेन्स को क्रिएट करने के मायने में। तो जिस तरीके से चाइना ने अपने पड़ोसियों को यूज करके अपने पड़ोसियों के आसपास ग्लोबल वैल्यू चेन बनाया अलग अलग सेक्टर में, तो उससे यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट काफी बड़ी है चाइना के आसपास के रीजन में भी, चाइना में भी। ओके, तो इसी का यहाँ पर हम भी यहाँ पर इसी का मॉडल जो है फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छे पैमाने पर एक सुटेबल वैल्यू चेन क्रिएट करना चाह रहे हैं आने वाले समय में, तो कुछ यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स है जिनको हमें दूर करना होगा। तो दोनों कंट्रीज को यहाँ पर जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है ना इसके ऊपर फोकस करना होगा। जो लॉजिस्टिक है, मतलब कहने का मतलब जो भी सामान का आदान प्रदान होगा तो उसको रखना कहाँ पर है, उसका भी अच्छा खासा स्पेस जो है ना वो बनाना होगा जब भी हम अपने क्रॉस बॉर्डर कोई भी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। अगर बात करें कस्टम्स की, ओके, कस्टम का मतलब यही होता है कि जो बाहर से सामान हमारे देश की हमारी हद में अगर एंटर करता है तो वहां पर कस्टम्स वाले पहुंचते हैं, चेकिंग होती है कि क्या सामान आया, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही सामान यहाँ पर ट्रेड करने के मायने में उसके अंतर्गत। जैसे यहाँ ड्रग्स की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऐसी एक्टिविटीज हो जाती है, तभी यहाँ पर कस्टम्स वाले बैठते हैं, तो यहाँ पर टाइम बहुत लग जाता है। ओके, तो ये टाइम नहीं लगना चाहिए कस्टम क्लियरेंस में। और इसके अलावा जो बॉर्डर इश्यूज हैं, इसके अलावा जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, तो यहाँ पर सबको हमें जो ना सही करना होगा अगर सही पैमाने पर इंडिया और बांग्लादेश आपस में ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं तो। और आगे यहाँ पर बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा सकती है दोनों कंट्रीज को। अगर बिल्कुल दिमाग लगाकर ना विवेकपूर्ण तरीके से हम अगर इसको यूज करते हैं तो ट्रेड में काफी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जितने भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, खासतौर पर जो पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर है, तो ये पेट्रापोल बेनापोल क्या चीज है? तो पेट्रापोल बेनापोल ये जगहों के नाम है, प्लेसेस के नाम है। पेट्रापोल जो है कोलकाता के पास है, बेनापोल जो है बांग्लादेश में पड़ती है जहां पर बॉर्डर पड़ता है। ओके, तो वहां पर ये दोनों 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 के दोनों एरियाज है। और यहाँ पर ही जो है ना काफी बड़ा जो है ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट भी है। ओके, तो लैंड पोर्ट इसको बोल रही है, सी पोर्ट नहीं है, ध्यान रखें। जहां पर की जो हमारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है ना वो यहाँ पर जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो अभी इसको हम लैंड पोर्ट कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पर भी ना इमीडिएट सॉल्यूशंस चाहिए कि अगर हम रैपिड मूवमेंट चाह रहे हैं कार्गो की, कि जो भी सामान हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी देखो अगर एवरेज की बात करें तो अभी 5 दिन का कम से कम समय लग जाता है अगर हमने यहाँ पर कोई भी सामान जो है ना उसको यहाँ पर बॉर्डर से एक्सचेंज करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, चाहे पेट्रापोल चाहे बेनापोल हो, चाहे बेनापोल से पेट्रापोल आना, चाहे पेट्रापोल से बेनापोल जाना है। तो कहने का मतलब चाहे इंडिया बांग्लादेश में कहीं पर भी सामान जा रहा है, अभी 5 दिन का वक्त लगता है उसको अभी कम करना है। ओके, तो इसके अलावा बात करें जो BBIN है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है ना, तो बहुत काफी लंबे समय से वो भी अभी ड्यू पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप इम्प्लीमेंट करो जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि BBIN ये क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए ये है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर। तो इस तरीके से ना ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो, तो इस तरीके का ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। ओके, तो ये भुवनेश्वर से स्टार्ट हो रहा है रांची पटना होते हुए। ओके, तो यहाँ पर सिलीगुड़ी ये हमारा यहाँ पर बांग्लादेश सॉरी वेस्ट बंगाल का यहाँ पर हिस्सा है सिलीगुड़ी। तो यहाँ से होते हुए यहाँ पर गंगटोक, तो यहाँ से रीजन निकलते हुए ये सारा का सारा रीजन है, ये भूटान से भी घूमता हुआ आएगा और फिर यहाँ पर हमारे भारत में एंटर करेगा। फिर बाद में सिलहट, ये बांग्लादेश का जगह है। ओके, तो फिर बाद में सारा घूमता हुआ पूरे बांग्लादेश को ट्रेवल करेगा, तो बीच में से भी ये सड़क जो है यहाँ पर कोलकाता में पहुंचेगी। तो मतलब कि इस तरीके से बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल जो है ना आपस में जुड़ेंगे ये चारों मुल्क। ओके, तो यहाँ पर अगर ये चारों मुल्क जुड़ते हैं बाय रोडवेज तो यहाँ पर फायदा रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। ओके, तो इसको यहाँ पर बात करें कि इसको भी इंप्लीमेंट कर लो, तो इससे क्या होगा, ट्रेड फैसिलिटेट होगा, जल्दी जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह
पहुंच जाया करेगा, तो इसका फायदा रहेगा ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलप करने में। और जब भी हम बात करते हैं ना साउथ एशिया की, तो ये साउथ एशिया का मैप है पूरा। तो साउथ एशिया में ये सारे मुल्क कंसीडर होते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओके, तो ये श्रीलंका, मालदीव, तो ये सभी के सभी जो है ये साउथ एशिया का पार्ट है। तो ये वाला रीजन है, ये भी भारत का ही पार्ट है। क्या नाम है इसका, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और इसके अलावा जो आगे बातें की जा रही है बांग्लादेश और इंडिया, तो दोनों के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपने इनलैंड वाटरवेज है ना, तो उनका अगर सही इस्तेमाल करें तो उनसे भी जो है स्मूथ मूवमेंट हो सकता है कार्गो का। तो कार्गो देखो, जो भी शिपमेंट होती है ना बड़े बड़े पैमाने पर, जो शिप्स में कंटेनर भरे जाते हैं, तो एक एक शिप में काफी काफी कैपेसिटी होती है, ओके। तो अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 18,000 कंटेनर्स का है, मतलब इतने बड़े पैमाने पर कंटेनर्स भरे जा सकते हैं शिप्स में। और एक कंटेनर का भी साइज आप लगा लो, जितना अभी ट्रक का साइज होता है, तो एक कंटेनर वहां पर जो है, एक कंटेनर हम वहां पर लोड करते हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है। तो अगर हम कार्गो की मदद से, अगर हम शिपमेंट की मदद से कार्गो को ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पर वो सस्ता पड़ता है। तो सबसे जो कम यहाँ पर खर्चा आता है ना ट्रेड करने में, सामान यहाँ पर मंगवाने में या भेजने में, तो वो शिप के थ्रू आता है। इसके अलावा अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, तो वो महंगा ही पड़ेगा, ओके। तो इसका पूरा का सीरियल ऑर्डर बनाए, तो कौन सा वाला सेक्टर सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है, कौन सा वाला सबसे सस्ता पड़ता है, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ओके। तो ये जो इनलैंड वाटरवेज वाली जो फैसिलिटी है ना, उसको भी भारत जो है, बांग्लादेश जो है, अच्छे खासे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा, तो ये यहाँ से गंगा नदी इधर आती है, ओके। तो यहाँ पर जब बांग्लादेश में एंटर करती है, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा रिवर, ओके। तो बिल्कुल इन इन तरीके से भी ना यहाँ पर भी ये काफी यहाँ पर ना बढ़िया यहाँ पर जगह है। मतलब कि इसको एज ए नेशनल वाटरवे हम यूज कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इसके थ्रू भी कार्गो को हम यहाँ पर जो ना इस शिप चलाकर जो है भेज सकते हैं इधर उधर। तो ये इधर ये वाला साइड पूरा बेस्ट बे ऑफ बंगाल का है, तो इधर से बांग्लादेश को अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। तो एक वाला ये वाला वाटर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा ये जो ब्रह्मपुत्र वाला है, तो ये भी काफी वाइड रिवर है ब्रह्मपुत्र, ओके। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे तरीके से ट्रेड हो सकता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, ओके। तो आने वाले समय में इसका फायदा हम उठा सकते हैं। और इसके अलावा बात करूं तो भारत भी नेशनल वाटरवेज के ऊपर काम कर रहा है। तो जिसमें से अगर मैं नेशनल वाटरवे 1 की बात करूं, तो वो यहाँ पर जो कलकत्ता का हल्दिया पोर्ट है ना, वहां से शुरू होकर, तो यहाँ से नदी निकलती है जो कि गंगा के साथ जुड़ेगी, फिर जाकर इलाहाबाद तक जो है ना, ये वाला नेशनल वाटरवे 1 अभी बन रहा है, जो सबसे बड़ा है नेशनल वाटरवे 1 है। इसकी कितनी लंबाई है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसका फेज 1 का काम कंप्लीट हो चुका है, जल्दी फेज 2 का भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेशनल वाटरवे 2 है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर का है, ओके। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से हम जो है यहाँ पर वाटरवे यहाँ पर बना रहे हैं कि वहां पर शिप चलेंगे दरिया के बीच में, तो यहाँ पर सामान का जो है आदान प्रदान होगा एक जगह से दूसरी जगह में। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में और सस्ती चीजें आपको मिल सकती हैं, अगर ऐसा जो है नेशनल वाटरवेज के प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब। और इसी के चलते अगर हम ऐसे इनलैंड वाटरवेज को यूज करते हैं अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब भी हम यहाँ पर ट्रैवल करना चाहेंगे, कोई भी सामान भेज रहे होंगे, तो जितने भी पैंतरेबाजी हम करते हैं ना थ्रू चिकन नेक, ओके, टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो वो भी कम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर भी फायदा जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये चिकन नेक क्या होता है, देखो ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हो जहाँ सिलीगुड़ी है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, इसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं। देखो, यही सिर्फ इकलौता ऐसा रीजन है जो कि हमें हमारे ईस्टर्न इंडिया से के साथ जो है जोड़ता है। तो यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट्स हैं हमारी, जिनके साथ भारत का कनेक्शन सिर्फ ये छोटे से रास्ते से ही है। तो इसको हम चिकन नेक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मुर्गे की गर्दन होती है ना, बिल्कुल उसके जैसे ही है ये, ओके। तो हाल ही में जो हमारा ये भूटान वाला रीजन है, तो यहाँ पर भी चाइना ने अपनी आर्मी लगा दी थी, तो आगे बढ़ रहा था चाइना। तो अभी 2 साल पुरानी बात है, जब डोकलाम का इशू हुआ था। इशू वहां पर यही था कि हमने यहाँ पर अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो था ना, उसको बचाना था। तो इसी के तहत हमने यहाँ पर भूटान के बॉर्डर के पास जो थी फोर्सेस लगा दी थी। तो डोकलाम स्टैंड ऑफ काफी लंबे समय तक वो चला था, ओके। तो इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल भी हमारे पास अभी होगा। तो ट्रेड हमें जरूरत नहीं कि यहीं से हम घूम के जाएं, हम जो है वाटरवेज को भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो वाटरवेज को भी यूज करके अच्छा खासा ट्रेड जो है हमारा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक इशू हो जाता है। तो क्या इशू होता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई शिप यहाँ पर बाहर से सपोज करो बांग्लादेश में जा रहा है, तो फिर बाद में अगर वापस बांग्लादेश से आ रहा है, तो अगर खाली हाथ आ रहा है, तो यहाँ पर फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो खाली हाथ कहने का मतलब, अभी हमने डाटा पढ़ा शुरुआत में कि इम्पोर्ट हमारा कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है बांग्लादेश को। तो अगर इम्पोर्ट कम रहेगा, तो सामान वहां से शिप पर भरकर वापस नहीं आ सकते, तो जिससे नुकसान हो सकता है, ओके। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अभी इसका ये कंसर्न अभी रेस होता रहता है, जिसके तहत अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, इनलेट वाटरवेज वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी को यहाँ पर आगे अगर बढ़ाते हैं, तो उनको उनकी एडवांटेज अगर लेते हैं दोनों कंट्रीज, तो ट्रेड में काफी फायदा होगा। तो कि इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जिसको हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको फॉलो अप कर सकते हैं। तो अभी इंडिया बांग्लादेश एंगेजमेंट जो है, अभी बहुत बड़े पैमाने पर सर्विस पोटेंशियल इनके पास है।
ओके, तो हमें इनको इग्नोर नहीं करना है। तो कुछ बातें यहाँ पर की जा रही, जैसे इंडिया, जहाँ पर इंडिया की एक्सपर्टाइज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ओके, जो लीगल R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर भी जो है काफी बड़े बड़े पैमाने पर इंडिया ग्रो कर रहा है। तो इन सबका फायदा जो है उठा सकता है बांग्लादेश, ओके, इन सबका फायदा बांग्लादेश उठा सकता है। तो इन्हीं पोटेंशियल सर्विसेज को आपस में आदान प्रदान हमें करता रहना है। और आखिर में जो बात की जा रही है कि अच्छी इकोनॉमिक्स यहाँ पर अगर हम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में होती है, तो वो तभी होती है जब अच्छी पॉलिटिक्स निकल कर आती है। ओके, तो ये अगर अच्छी पॉलिटिक्स तभी होगी जब स्टेबिलिटी रहेगी कई सरकारों की किसी भी देश में। तो भारत का भी हिस्ट्री यही रहा है कि भारत में सरकारों की स्टेबिलिटी नहीं रही है, तो उसी चीज का चाइना फायदा उठा गया, क्योंकि चाइना में पिछले 70 सालों से स्टेबिलिटी है, चाहे एक बार एक ही पार्टी का रूल है लेकिन स्टेबिलिटी रहती है, वहां पर सरकार गिरती नहीं है। ओके, लेकिन भारत में 1989 के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उनके बाद स्टेबिलिटी बहुत कम हुई थी। सिर्फ यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी 1991 में, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन उसके बाद बहुत बार प्रधानमंत्री बने और सरकारें गिरी, तो उससे उस समय इंस्टेबिलिटी का माहौल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया था। तो इन चीजों का फायदा बाकी इकोनॉमिक्स ने उठाया। ओके, इंस्टेबिलिटी का खासतौर में जो साउथ एशिया में थी, भारत और बांग्लादेश में भी तो सेम ऐसी सिचुएशन दोनों ओर चलती थी। ओके, लेकिन अभी आने वाले समय में बांग्लादेश ऑफ इंडिया जो है ना, आने वाले समय में जितने तरह के भी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर दूर कर सकते हैं। हम दोनों में ऐसा पोटेंशियल है कि हम नैरेटिव को बदल सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी रहती है तो इसको बदल सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर साउथ एशिया का इकोनॉमिक हब के रूप में जो है इंडिया बांग्लादेश जो है वो निकल कर सामने आ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर की, अभी जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बिम्स्टिक बोलते हैं, इसको भी और स्ट्रेंथन करो। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लें। तो ये है बिम्स्टिक देशों का समूह, ओके, जिसको कि 6 जून 1997 को स्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। तो इसके टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं। तो कि बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। नेपाल ने 2004 में एंट्री मारी थी इस ग्रुप में। तो इसका पूरा नाम जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से रीजन इसके मेंबर है, कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैप भी आप आसानी से देख सकते हो। ओके, तो ये इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड, टोटल 7 कंट्रीज है। तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, बिम्स्टिक के यहाँ पर 7 मेंबर है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो इसको क्यों बनाया गया था? इसको इसलिए बनाया गया था कि आपस में व्यापार हम बढ़ाएं, आपस में जिस तरीके से भी हमारी इकोनॉमी चले तो आपस में एंगेज होकर चलना है सभी मुल्कों को, ये सातों के सातों मेंबर कंट्रीज को। इसको और स्ट्रेंथन करने की बात करें तो यहाँ पर अगर इंडिया और बांग्लादेश अगर एग्री करते हैं, यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसको यहाँ पर फ्रेम करें, तो उसी के चलते अगर दोनों उसको अच्छे तरीके से आगे फॉलो अप करते हैं, ओके, तो यहाँ पर रीजनल ग्रोथ जो है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आने वाले समय में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आएगी ना, तो वो उसको भी हम जो है ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो जो राइटर हैं इस आर्टिकल के वो सीनियर इकोनॉमिस्ट है इंडिया एग्जिम बैंक के। तो एग्जिम बैंक का क्या मतलब है? एग्जिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये कब बनाया गया था, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो ये थोड़ा सा देख लें कि जो बिम्स्टिक की जो समिट होती है ना, तो पहली समिट 2004 में हुई थी, ओके, थाईलैंड में हुई थी। और जो अभी लेटेस्ट समिट हुई है, जो फोर्थ समिट हुई है वो 2018 में हुई है नेपाल में, काठमांडू में। और जो अभी आने वाले समय में फिफ्थ समिट होगी वो 2022 में होगी श्रीलंका में, कोलंबो में। तो ये बातें याद रखें, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो जो मैंने बातें यहाँ पर बताई है ना, तो वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अभी फोर्थ एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें, इंडिया यू बेटर बिहेव, स्वच्छ भारत एक्शन होल्ड सम लेसन्स ऑन हाउ टू नज कोविड रिस्पॉन्सिव पब्लिक बिहेवियर। तो देखो अभी दोबारा से कोविड-19 के जो यहाँ पर केसेस है बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें स्वच्छ भारत मिशन की। ओके, तो स्वच्छ भारत एक्सपीरियंस हमें क्या कह रहा है, तो उसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो जो आदतें डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, जो बिहेवियरल चेंज लाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसमें हमें क्या फायदा हुआ। ओके, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका फायदा हमें इस कोविड से निपटने के लिए भी हमें हो सकता है। ओके, तो उसका फायदा रहा है, तो आने वाले समय में इसको और हमें एक्सपैंड करके चलना है। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें स्वच्छ भारत एक्सपीरियंस की, तो उसने वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर फोकस किया है, बताए हैं। यहाँ पर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ कैंपेन, मतलब कितने बड़े पैमाने पर कैंपेन स्वच्छ भारत वाला चलाया गया था। तो एक कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी स्वच्छ भारत यहाँ पर मिशन की, यहाँ पर ये इसको शुरू कब किया गया था, और कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। और दूसरे यहाँ पर जो फैक्टर की बात करें वो है अर्ली बिहेवियरल चेंज, मतलब कि लोगों में यहाँ पर जो
जो गुण रहता है ना, जो स्वभाव रहता है कि मैंने यही काम करना है, इसी इसी तरीके से करना है, ओके, तो उसको उसमें चेंज बदलाव लाने में यहाँ पर जो है, यहाँ पर सक्षम रहा है स्वच्छ भारत मिशन, ओके। और इसी के चलते अगर बात करें, जितने भी हमारे देश में अलग अलग जगह पर पॉपुलेशन है, उसमें अगर बात करें, कुछ जगह पर एक्सपीरियंस देखा है कि बिहेवियरल चेंज आया है, लेकिन अभी कुछ जगह पर ऐसा भी सिनेरियो है कि जहां पर अभी और समय लगेगा बिहेवियर चेंज लाने में। तो ये जब डाटा आता है ना कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अलग अलग राज्यों का, अलग अलग शहरों का, तो उससे पता चलता है कि कितने हम जो है सतर्क हैं। तो जैसे हम बात करें कि स्वच्छ सिटीज निकाली जाती हैं, स्वच्छ रेलवे स्टेशन निकाले जाते हैं कि हर एक साल पूरे देश में कौन नंबर 1 पे रहा, कौन नंबर 2 पे रहा, तो इसके रिगार्डिंग पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है ना, लोगों में बदलाव आ रहा है। जैसे आप कोई भी सामान आपने खाया, ठीक है, तो जो आपके पास जो भी रैपर बचा, उसको आप अगर आप ऐसे ही फेंक देते हो, ओके, तो इसका मतलब अभी अभी जो है ना, अभी समय लगेगा। और अगर आप तो उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं, इसका मतलब अभी बदलाव आना शुरू हो गया होगा। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें हैं, ओके। तो ओपन डेफिकेशन फ्री की अगर बात करें, तो खुले में शौच करते हैं, तो इसके भी एक्टिविटी किसी जमाने में बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी धीरे धीरे सभी राज्यों में बिहेवियर चेंज आया इसके बारे में। भारत सरकार ने टॉयलेट्स बनाकर दिए हैं, तो अभी उसका इस्तेमाल भी करना है, ओके। तो इसके ऊपर भी भारत सरकार फोकस कर रही है। एक तो हो गया बना दिया, लेकिन फिर भी लोग बाहर ही शौच करने जा रहे थे, लेकिन अभी भारत सरकार चाह रही है अलग फेसेस में कि अभी उनका इस्तेमाल करना सिखाएं उनको। अभी धीरे धीरे जो है अप्रोच लगाई जा रही है, और देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इसी के चलते जो आगे बात करेंगे, जो अभी जो स्वच्छ भारत है, तो जो सेफ सैनिटेशन बिहेवियर, तो एक तरीके का एज ए मैसेज जो है ना, डिवॉल्व हुआ है फ्रॉम टॉप इन्फ्लुएंसर्स टू मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस। तो टॉप इन्फ्लुएंसर्स मतलब जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो एम्बेसडर्स भारत सरकार के द्वारा लगाए गए, जैसे अमिताभ बच्चन थे, ओके, तो वो यहाँ पर बात करते थे स्वच्छ भारत मिशन के तहत, कि बंद दरवाजा नाम की मुहिम चलाई गई थी, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस करवाया गया किसी न किसी तरीके से, जो आम लोगों तक जो बात पहुंची, लोगों ने अपनी अपनी हैबिट्स को बदलना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक एसेंशियल फैक्टर है, अगर हम मैसेज कन्वे करते हैं किसी भी बड़े पर्सनैलिटी की तरफ से, तो जिसके तहत यहाँ पर जो मिशन है ना, वो सक्सेसफुल रहा, मिशन अभी सक्सेसफुल, अभी और भी जो है नए फेजेस में अभी और सक्सेसफुल हो सकता है, ओके। तो जितना फेज अब तक गुजरा है उतना सक्सेसफुल रहा है, आने वाले समय में और भी हो सकता है। और इसी के चलते जो ये अभी सैनिटेशन बिहेवियर है ना, इसको सस्टेन रखना, ये नया चैलेंज है हमारे सामने। वही चीज, मतलब अभी बदलाव तो आया किसी न किसी तरीके से बातें कर करके, ओके, समझा समझा कर, लेकिन अभी उसको सस्टेन रखना है, कहने का मतलब वो लगातार वो वही हैबिट चलती रहे सैनिटेशन बिहेवियर की, मतलब अपने आप का बचाव करके चलना। जैसे सैनिटेशन सही तभी होगा ना जब आप हाइजीन तरीके से काम करोगे, अपनी सोसाइटी में रहोगे, गंदगी नहीं फैलने देंगे, ओके, बाहर जाके शौच नहीं करोगे। तो ये सब बातें हैं जो इंक्लूड करनी पड़ती है हमें। अगर इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि one of the two focus areas of phase 2 has commenced with the threefold increase in the allocation of water and sanitation in the latest budget। तो अभी जो यहाँ पर फेज 2 की अगर बात करें, तो उसमें जो दो फेसेस निकल कर आते हैं, वन ऑफ द टू फेसेस, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 3 गुना ज्यादा जो है ना, यहाँ पर एलोकेशन बढ़ाई गई है वाटर और सैनिटेशन के मामले में। जो पैसा दिया जाएगा बजट के हिसाब से, तो लेटेस्ट बजट आया 1 फरवरी 2021-22 का, उसके रिगार्डिंग जो फाइनेंस कमीशन है वो एडिशनल फंड और दे रहा है। उसने और अनाउंस किया कि एडिशनल फंड दिए जाएंगे 70,000 करोड़ के इसी फेज 2 को, ता जो कि जो सैनिटेशन हैबिट है ना, उसको बरकरार रखा जाए, जो कि फेज 1 में क्रिएट की गई थी, फेज 1 में जिसकी शुरुआत की गई थी। और जो आगे बात की जा रही, कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट है वो ये बातें कह रहे हैं कि अभी जो नया बिहेवियर है ना, अभी उसको अगर सिमेंट करना है, सिमेंट कहने का मतलब कि ऐसा ही बिहेवियर अगर आप चाह रहे हो कि कंटिन्यू रहे, तो जिस तरीके से बिहेवियर चेंज हम लेकर आए हैं, अभी जितनी मेहनत की है अब तक हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो उसको अभी भी 2 से 3 साल लगेंगे, अभी और एडिशनल एफर्ट हमें लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल कैंपेन मोड में अभी भी काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ना जोर शोर से लगना ही पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को बताना पड़ेगा कि आप खुले में शौच मत करो, ठीक है, या फिर घर में आप रहें, जिस तरीके की भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका नुकसान हो सकता है, वो ना करें, ओके। तो यहाँ पर अभी जो है ना, बदलाव देखना जो है अभी नजर आता हुआ शुरू हो गया। तो अभी बहुत सारे प्लेसेस में अगर बात करें, तो अभी वाइब्रेंट लिटरेसी मूवमेंट भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, ओके, अर्ली 1990 से। तो अभी जो है ना, थोड़ा यहाँ पर पलटा खाया है। अगर इलिटरेसी की हम बात करें, अनपढ़ता की बात करें, लोग अभी, ये ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है, ओके। तो यही सारा जो यहाँ पर प्रोटोकॉल है ना, यही सारा कंसर्न जो है हम अप्लाई कर सकते हैं जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, तो वहां पर भी, ओके, तो वहां पर भी ये सब चीजें अप्लाई होती हैं। जिस तरीके से बिहेवियर चेंज आया है, ओके, गांव के एरियाज में या शहरों के एरियाज में, जहां पर ऐसी एक्टिविटीज बड़े पैमाने पर होती थी जिससे गंदगी ज्यादा फैलती थी, ओके, कोई यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं रहता था, तो यहाँ पर जो दिमाग की सोच भी थी ना, वो भी यहाँ पर बदली है। तो पहले जमाने में लोग यहाँ पर ये सोचते थे कि अभी अभी भी जिसका ट्रेंड गांव गांव के एरियाज में रहता था, कि जहां पर लोग कहते थे कि अगर शौच करना है ना, तो वो घर में नहीं करना है, ओके, तो शौच करने बाहर ही जाना है। तो यही दिमाग में वही एक्टिविटी जो थी ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो अब इसको चेंज करने में समय तो लगता ही, ओके, चेंज करने में इसलिए भारत को अभी
ज्यादा से ज्यादा समय लग रहा है। तो एक आपने मूवी भी देखी होगी टॉयलेट करके, ओके, तो उसमें भी ये सभी बातें जो है ना, पुराने जो स्टीरियोटाइप्स है उसको दर्शाया गया था उस मूवी में। तो ये बातें सच्ची हैं, यहाँ पर होता है भारत में ऐसे। लेकिन फिर भी जो है हमने कोशिश की है और आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर स्वच्छ भारत एक्शन की तरह बात कर रहे हैं कि नेमिंग एंड शेमिंग टैक्टिक भी जो है अपनाई गई। तो ये शेमिंग टैक्टिक क्या होता है कि मतलब जो गलत काम कर रहा है खुलेआम उसका नाम बताओ। ओके, तो मतलब कि जैसे भी ये अगर खुले में कोई शौच करने चला गया, ओके, तो अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो खुले में उसका उसका नाम बताओ पंचायत को, तो उसको जो है फाइन किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। तो इसको बोलते हैं नेमिंग एंड शेमिंग टैक्टिक। तो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा इसको भी अपनाया गया। इसके अलावा मॉर्निंग यहाँ पर विजिलेंस की बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग निगरानी स्क्वाड बनाए गए, ताकि जो ओपन डिफेक्टर्स हैं उनको पकड़ा जाए, जो सुबह सुबह शौच करने निकलते हैं। जिन जिन भी एरियाज में यहाँ पर गंदगी पाई जाती है वहां पर उस हिसाब से यहाँ पर लोकल कमेटी ने काम करना शुरू किया। और कुछ पंचायतों ने यहाँ पर फाइन भी इम्पोज किया, जो बहुत यहाँ पर ढीठ लोग थे, मतलब कि जो मान ही नहीं रहे थे उनके ऊपर, कि ये मतलब इनकी एक्टिविटी ये बंद हो। और इसी के चलते अगर ये जो रेगुलेटरी विप है, ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले समय में बात करें कि जो बिहेवियर है ना, तो उसके ऊपर फोकस हमें करना है। आने वाले समय में बहुत डिजायरेबल जो फायदा इसका निकलने वाला है, जैसे हम बात करें मास्क वेयरिंग की, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उसके बारे में, तो ये एसेंशियल पार्ट है, अभी हमारी हमारी जिंदगी का बन चुका है। तो अभी समय वो गुजर रहा है कि जहां पर इलेक्शन रैली चल रही है, तो 4 राज्यों में, एक यूटी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो लगातार पॉलिटिशियंस वहां पर रैली कर रहे हैं, तो लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना वहां पर वो बिना मास्क के और फिजिकल डिस्टेंस के जो रूल्स है उनको फॉलो करे जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी होगी कि जो बिहेवियरल चेंज है इन इन एरियाज में भी लाया जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हो चुकी है कि जो जो बिहेवियरल चेंज है ना, ये बड़ी बात, अगर ये आता है, इसमें अगर हम किसी का स्वभाव बदल देते हैं कुछ गिनी चुनी आदतों के प्रति, तो काफी फायदा रहेगा हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश के लोगों की सेहत को। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, जो बीसीसीआई जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर हाल ही में एग्जांपल सेट की है कि जो जो अभी इंग्लैंड के साथ जो T20 क्रिकेट गेम्स हुई हैं, तो यहाँ पर लास्ट 3 जो मैच हुए तो वहां पर एम्प्टी स्टैंड रहे हैं। तो स्टैंड का कहने का मतलब जो यहाँ पर लोग जहां पर बैठते हैं ना, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, ओके, तो कोई किसी स्टैंड को कोई नाम दिया जाता है, किसी स्टैंड को कोई नाम दिया जाता है। तो वहां पर भी उनको खाली रखा गया। तो 50% यहाँ पर अटेंडेंस थी उसी सेम स्टेडियम में, ओके, जो कि यहाँ पर मोटेरा में पड़ता है, अहमदाबाद के आसपास यहाँ पर ये एरिया है, जिसको हम मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं, ओके। तो अभी 50% के आसपास अटेंडेंस थी, फिर भी यहाँ पर जो जितने भी लोग थे वो बिना मास्क के थे, और यहाँ पर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग जो थी ना, वो अभी इतने बड़े पैमाने पर फॉलो अप नहीं की जा रही थी, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर भी कोशिश की गई, जो यहाँ पर बीसीसीआई के द्वारा, कि कंट्रोल किया जाए, तो यहाँ पर उनको खाली रखा गया। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था बीसीसीआई के द्वारा। और इसी के चलते एयरलाइंस जो है वो भी अभी काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी यहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो बिना मास्क या फिर कोई भी यहाँ पर कोविड रिलेटेड जो यहाँ पर नॉर्म्स को फॉलो करके नहीं चल रहे हैं, फ्लाइंग स्क्वाड जो है यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी जो है जो डेविएंट्स है, मतलब कि जो खराब है लोग, जो मतलब जो अवमानना कर रहे हैं रूल्स की, उनके ऊपर या तो उनको बाहर निकाला जा रहा है, मेट्रो में सफर नहीं कर सकते, या फिर उनके ऊपर जो है फाइन लगाया जा रहा है। और महाराष्ट्र भी जो है ना इसी तरीके के यहाँ पर बिहेवियर कंप्लायंस के ऊपर जो है लेकर काम चल रहा है, पेनल्टीज लगा रहा है, इंस्टीट्यूशनल पेनल्टीज, इंडिविजुअल पेनल्टीज, जो सही तरीके से नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि चेन द चेन, तो जो पहले से हमारी स्वच्छ भारत की चेन बनी हुई है ना बिहेवियर चेंज की, तो उसको और हमें ना आगे एक्सटेंड करके अपनाना होगा कोविड-19 के प्रति भी। ओके, तो यहाँ पर इसको एनफोर्स किया जाए थ्रू मोबिलाइजेशन फॉर लार्ज पॉपुलेशन, like any other goal requiring public ownership. A close study of Swachh Bharat communication may be useful to reinforce COVID appropriate behavior and raise a hesitancy free vaccination movement. मतलब उसी बिहेवियर को आगे प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि आप जो है ना, आप झिझके मत, आप जो है बेझिझक जाएं अपनी, जो आप अगर आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, तो 1 अप्रैल से बाद आपको भी जो है वैक्सीन लगेगी। अभी सभी कंडीशन भारत सरकार ने हटा दी हैं, तो एक अप्रैल के बाद जिनकी उम्र 45 ईयर से ज्यादा हो गई है, तो वो सभी लोग यहाँ पर जो ना एलिजिबल है, तो 1 अप्रैल के बाद उनको वैक्सीन लग सकती है, तो आप वो जाकर लगवाएं और बेझिझक लगवाएं। और आखिर में जो बात की गई है ऑथर की तरफ से, तो यहाँ पर शील्ड की बात करें कि 2 तरीके से आप प्रोटेक्शन अपनी कर सकते हो अपनी जिंदगी की। तो अगर आप अपने आप को अगर पा रहे हो कि कोविड-19 के खिलाफ हमने जंग यहाँ पर जीतनी है, तो पहली बात है वैक्सीनेशन। तो दूसरी शील्ड जो है वो है यहाँ पर कोविड रिस्पॉन्सिव पब्लिक बिहेवियर। इन 2 बातों के ऊपर अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हो, तो आपका बचाव हो जाएगा कोविड-19 के प्रति, आपको बीमारी नहीं लगेगी। अगर आपको बीमारी नहीं लगेगी तो आपके घर में भी नहीं फैलेगी। ओके, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत भयानक बीमारी है, ओके। अभी तक इसका अभी क्या किस तरीके से चल रही है, क्या क्या इसके नए म्यूटेंट निकल कर आ रहे हैं, तो उसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, ओके। तो ये समझदारी इसी में है कि हम ढिलाई ना बरतें, अपनी आप की प्रोटेक्शन करें। अपनी आप की प्रोटेक्शन होगी तो घर वालों की प्रोटेक्शन होगी। तो सिटीजन के पास और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर सिटीजन को इन दोनों ऑप्शंस को फॉलो करके चलना है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आने वाले समय में अगर हमने फॉलो नहीं किया, अगर लॉकडाउन लगते हैं, तो
फिर दोबारा से सिचुएशन खराब हो सकती है। तो लॉकडाउन यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो लाइफस्टाइल को बदलना होगा, मास्क वेयर करने होंगे, फिजिकल डिस्टेंस को यहाँ पर जो है फॉलो अप करना होगा, सैनिटाइजेशन के ऊपर फोकस करना होगा, यही रास्ता है बचने का। तो यहाँ पर एक अच्छी गवर्नेंस अगर यहाँ पर चलनी चलनी चाहिए, तो यहाँ पर गुड सिटीजनशिप भी जो है वो भी होनी चाहिए। तो दोनों का तालमेल बैठेगा तभी जो है बात बनेगी। तो जो राइटर है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है स्पेशल प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के। और आगे बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर बात करें कि जो भी इन्फेक्शन में स्पाइक देखने को मिला, उछाल देखने को मिला, तो उससे यहाँ पर कंसर्न निकल कर आ रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पर यह बातें की हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है जो फ्रेश लॉकडाउन है वो यहाँ पर जो इंडिया की इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें यहाँ पर डेट ना करे, मतलब खराबी ना करे, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है अभी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स खुलने शुरू हो गए हैं। और इसी के चलते जो 280 मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर वीकली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो एडजस्टिंग कब की जा रही है, ओके, जो यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये बाकले के द्वारा ये एस्टिमेशन है। तो ये सभी के सभी जो बाकले हो गया, आईसीआरए हो गया, केयर हो गया, ओके, नौमुरा हो गया, और इसके अलावा जो क्राइसिल हो गया, तो ये सभी के सभी क्या है, ये रेटिंग एजेंसीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जिनका मतलब होता है कि किसी भी देश को यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग देनी है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में क्या माहौल है उस देश का। जितनी बढ़िया वहां पर क्रेडिट रेटिंग होगी तो इन्वेस्टर उन सबको पढ़ता है। फिर उसी हिसाब से जो है जिस सेक्टर में भी यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग सबसे बढ़िया रहेगी, सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़िया है, फिर इन्वेस्टर वहां पर जाकर इन्वेस्ट करेगा। ओके, अगर नहीं है तो उस सेक्टर में वो परहेज करता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह के कह लो कि उनके लिए यहाँ पर एक चाबी के तौर पे काम करती है जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। और एक और है जिसका नाम है मूडीज। ओके, तो मूडी यहाँ पर यूएसए की है। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें मैं क्राइसिल की और आईसीआरए की, तो ये इंडिया की यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। और आगे बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो उसके ऊपर अभी इतना हिट नहीं होगा। ओके, मेन इफेक्ट पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं उनके ऊपर, अगर लॉकडाउन लगता है तो कोविड सर जो है यहाँ पर जो टेम्पर बेस यहाँ पर इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर जो है अभी कोशिश की जाएगी कि इसको रोका जाए। तो आईसीआरए का ये कहना है। तो आईसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? तो नौमुरा यहाँ पर जो यहाँ पर डाटा दे रहा है ना, वो कह रहा है 7.4% की कंट्रैक्शन जो है करंट फिजिकल ईयर में देखने को मिल सकती है, और 13.5% की ग्रोथ जो है वो फिजिकल ईयर 22 में देखने को मिल सकती है। तो इन सभी का जब हम कंट्रैक्शन करते हैं या ग्रोथ करते हैं ना, तो कंपैरिजन होता है पिछले सालों के मुकाबले में। तब जाकर हम यहाँ पर 13.5% ग्रोथ कह देते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। और जो बात करें जो केयर रेटिंग्स वाले, ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है फिजिकल ईयर 2021 की जीडीपी की, वो 7% और 8% के आसपास रहेगी। और जो क्राइसिल है, जो कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, वो यहाँ पर -8% और -7.7% इन्होंने पहले दावा किया था कि इतने हिसाब से जो है यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी हमारी इकोनॉमी की, जो फिजिकल ईयर 2021-22 की बात करें। अभी हमारा फिजिकल ईयर 2021-22 खत्म नहीं हुआ है, वो मार्च 31 में खत्म होगा। फिर बाद में जब नया सेशन शुरू होगा, फिर उसकी यहाँ पर अलग से यहाँ पर प्रोडिक्शन देंगे कि आने वाले साल में हम कैसे कितने बड़े पैमाने पर ग्रो करेंगे। ज्यादातर सभी रेटिंग एजेंसीज ने पॉजिटिव में ही जो है ना बताया है कि आने वाला साल जो है पॉजिटिव में ही हमारी ग्रोथ रहेगी। सॉरी, ये जो आईसीआर है ना, तो ये यहाँ पर इसका भी काम यही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तौर पर यहाँ पर क्रेडिट करना, लेकिन ये भारत सरकार के अंतर्गत नहीं है, भारत की नहीं है, ये अमेरिका की है। ओके, ये मूडीज की अंतर्गत ये काम करती है। अभी इसका मालिक मूडीज हो गया है। ओके, तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। जो क्राइसिल है ना, ये भारत की है। तो इसकी फुल फॉर्म बताए, क्राइसिल की क्या फुल फॉर्म है। और आगे न्यूज है फ्रंट पेज में। तो अभी कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके चलते हमारी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट में फॉल जो है ना वो आया है। तो अभी इसी के चलते ये सेंसेक्स के टॉप लूजर्स हैं ओएनजीसी, इंडसलैंड बैंक, एसबीआई, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, जिनके शेयर्स गिरे हैं। ओके, तो इसके अलावा जो एशियन मार्केट की बात कर लें, तो ये अलग अलग मार्केट है, सिंगापुर, ताइवान, इंडिया का सेंसेक्स है, इंडिया का निफ्टी है। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो वहां पर भी जो है ना माइनस में यहाँ पर परसेंटेज जो है चेंज देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स ने पैसा थोड़ा कम किया है, मतलब पैसा वापस खींचा है अपना। और इसके अलावा कौन से देश के यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्सेस हैं, तो उनका क्या क्या नाम है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए। तो ये सारा यहाँ पर लिखा है, तो आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। जैसे हांगकांग का यहाँ पर एचएसआई की बात कर रहे हैं, चाइना की शॉम्प की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से सिंगापुर का क्या है, तो ये थोड़ा सा आप अपना आइडिया रखें। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, तो उन्होंने राज्यसभा में भी जो यहाँ पर हाल ही में बिल आया गया था, द कॉन्टिन्यूस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, तो इसमें अमेंडमेंट की थी भारत सरकार ने। तो पहले लोकसभा में बिल पेश किया, फिर राज्यसभा में गया। अब ये राज्यसभा में भी ये बिल जो है पास हो चुका है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर पार्लियामेंट शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो पार्लियामेंट में भी पास हो चुका है। जब भी हम शब्द पार्लियामेंट इस्तेमाल करेंगे ना, इसका मतलब वो दोनों सदनों से पास हो गया। तो अभी ये जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति
इसके ऊपर साइन करेंगे तब ये बिल जो है ना ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम इसको ये बिल नहीं बोलेंगे, तब इसको ये नहीं बोलेंगे द कॉन्टिन्यूस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, तब इसको एक्ट कहा जाएगा। ओके, तो अभी इसमें कहा गया, अभी किया क्या गया इसमें, जो जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना, तो उनको ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके मुकाबले में। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी है, वो केजरीवाल की सरकार है। टोटल 70 सीट्स की जहां पर विधानसभा है दिल्ली की, तो उसमें से 63 सीट्स जो है वो केजरीवाल के पास है, आम आदमी पार्टी के पास, बाकी की सीट्स जो है बीजेपी के पास है। तो अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को ज्यादा पावर्स कुछ मामले में दी गई हैं, तो इसी के रिगार्डिंग ऑपोजिशन ने भी विरोध किया इसका, लेकिन फिर भी जो बिल जो है वो पारित हो गया। और आगे न्यूज है कोविड 19 इम्पैक्ट फार्मा एंड करियर्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर एक डबल म्यूटेंट, यहाँ पर एक नया नया स्ट्रेन जो है ना अभी पाया गया है भारत में कोरोना वायरस का। तो खास तौर में यहाँ पर बात की जा रही है E484Q एंड L452R। तो ये दो अलग अलग म्यूटेंट हैं जो कोरोना वायरस के जो पाए गए हैं भारत में। तो खास तौर पे ये पाए गए हैं जो महाराष्ट्र में है, तो वहां पर इनकी ज्यादा प्रेवलेंस देखी गई है। तो मिनिस्ट्री अभी यहाँ पर मेंटेन करके चल रही है, ये भी बता रही कि अभी इन म्यूटेंट्स का तो है ना, इसका कोविड 19 के जो केसेस हैं अगर उसमें सर्ज जा रहा है तो उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो ऐसी बातें अभी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियर की गई है हाल ही में। तो ये केसेस का नंबर है, महाराष्ट्र में 206 सैंपल्स में ये डबल म्यूटेंट जो है पाए गए हैं, जिनका नाम मैंने अभी बताया आपको। दिल्ली में 9 सैंपल में ऐसे केसेस पाए गए। तो इसके अलावा पंजाब में 2 केस, गुजरात में 3 केस पाए गए, और 1 केस पाया गया लद्दाख और जम्मू जम्मू और उड़ीसा में, तीनों में यहाँ पर जो है एक केस पाया गया। तो मिनिस्ट्री यहाँ पर जो है अभी अपना नजर बनाए हुए रख रही है, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, क्या ये इसके ऊपर क्या मतलब इसका संस्करण रहेगा, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में अभी हाल ही जो न्यूज है आने वाले समय में जो है भारत सरकार बताएगी। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ओके, जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का। ओके, तो अभी अगर जो एवरेज प्राइस इन्होंने रखा है ना अपनी वैक्सीन का, वो है $4। ओके, एक वैक्सीन का, एक डोज का। तो अभी इसके मुकाबले में आने वाले समय में अगर इसी तरीके से ग्रोथ करेंगे तो आने वाले समय में 2 सालों में ये 4 बिलियन यहाँ पर डॉलर्स की जो वैक्सीन है वो सेल कर सकते हैं, इतना पैसा ये अर्न कर सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाले। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाले ने अभी कमिटमेंट भी की है कि अभी आने वाले समय में वो 3 बिलियन से ज्यादा डोसेज जो है ना वो डिलीवर करेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में से डिमांड निकल कर आ रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास। तो इसके अलावा ये बाकी की वैक्सीन आप देख सकते हो कि कौन सी वैक्सीन के ऊपर कितना चार्ज जो है वो लिया जा रहा है। तो एवरेज अगर प्राइस निकाले कोविड वैक्सीन का, वो 2 से यहाँ पर $44 के बीच में है। तो जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसको कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो इसका दूसरा नाम है कोविशील्ड। ओके, ध्यान रखें, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ये फॉर्मूला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, लेकिन बना रहा है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो भारत में जिस नाम से बिक रही है वो कोविशील्ड है, और जो बाहर भेजी जा रही है वो एस्ट्राजेनेका के नाम से भेजी जा रही है। तो इसका कॉस्ट जो $2 से $5 के बीच में रखा जा रहा है। फिर जो पी फाइजर है ये $6 से $20, जो यहाँ पर जैनसिन फार्मा है तो $8 से $10, मॉडर्ना $15 से $18, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल $13 से $44। ओके, इसके अलावा गमेलिया इंस्टीट्यूट $3 से $20, सिनोवैक $15 से $36। तो ये अलग अलग वैक्सीन है अलग अलग देशों में जिन्होंने बनाई, तो ये अलग अलग चार्जेस रखे गए हैं इन वैक्सीन के। ओके, जब इनको सेल परचेज मतलब कमर्शियल मार्केट में जब इनको उतारा जाएगा। और नंबर ऑफ डोजेस सिक्योर्ड बाय कंट्रीज 10 बिलियन। तो ये यहाँ पर सोर्स जो डाटा है वो यूनिसेफ का, यूनिसेफ वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया। तो भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, क्या नाम है उनका, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और आगे न्यूज में बात करें कि हार्ट अटैक जो ब्रेन स्ट्रोक है ना, तो वो ये ज्यादातर कारण रही है जिन लोगों की डेथ हुई है वैक्सीन लगने के बाद। तो यहाँ पर बहुत सारे एलर्जिकल यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिले हैं कुछ लोगों को जिनको वैक्सीन लगी है जिनको। तो इसके अलावा बात करें एनाफिलेक्सिस, तो यहाँ पर ये भी इस तरीके का ना सिम्टम्स होते हैं जब भी कोई एलर्जिकल रिएक्शन हो जाती है, जब भी आपको कोई नई चीज का इंड्यूसमेंट होता है। ओके, तो इसके जो सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स में आपको बेहोशी जैसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा जो जो है स्किन रैशेज जो है वो हो सकती हैं। तो इसके अलावा और भी जितने भी तरीके के एलर्जिकल जो है यहाँ पर इश्यूज होते हैं वो आपको हो सकते हैं अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई भी आपको रिएक्शन करता हो, तो कोई भी वैक्सीन रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक की सिचुएशन भी जो है वो देखी जा रही है। तो अभी भी इसके ऊपर जो है अभी रिसर्च की जा रही है। तो आउट ऑफ दोज हॉस्पिटलाइज्ड एंड रिकवर्ड ओवर 15% हैड सेवर एलर्जी एंड एनाफिलेक्सिस। तो अभी जितने यहाँ पर 15% ज्यादा जो लोग रिकवर करे हैं हॉस्पिटल्स में से, तो अभी उनको ये एलर्जी यहाँ पर पाई गई है उनको। और इसके अलावा जो भारत में स्ट्रेटेजी फॉलो करके की जा रही है, तो यहाँ पर जब वैक्सीन लग रही है ना, तो उसके आधे घंटे बाद जो है वेट की जाती है, तो देखा जाता है कि क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिला, किस तरीके की अगर कोई यहाँ पर एक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो सिर्फ आधे घंटे के हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो इसी को एज ए की बनाकर जो है हमारी जो यहाँ पर हेल्थ अथॉरिटी है वो काम कर रही है।
और इसके अलावा बात करें NAEFI की, तो इसकी जो कमेटी बनाएगी तो उसने 412 केसेस जो थे यहाँ पर एग्जामिन किए थे, जहाँ पर जो है एडवर्स इवेंट्स निकल कर आए थे, जिनमें से 79 की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये जो NAEFI है, तो इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका क्या मतलब है, इसका कमेंट करें यहाँ से बॉक्स, इसके आंसर दे कमेंट बॉक्स में। ओके, आगे बात करें, एविडेंस सो फार आल्सो डज नॉट लिंक जैब्स टू ब्लड क्लॉट्स। तो अभी तक ब्लड क्लॉट्स की यहाँ पर जो सिचुएशन जो है ना, भारत में ऐसी देखने को नहीं मिली, जो कि यूरोपियन यूनियन में देखने को मिली थी, कुछ देशों में, डेनमार्क हो गया, ओके, तो जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, तो उन्होंने सस्पेंशन लगा दी थी जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है कुछ दिनों के लिए, लेकिन बाद में उसको फिर रिवाइवल कर लिया, क्योंकि वहां पर खून जमना शुरू हो गया था जहां जहां जिस जगह पर वो वैक्सीन लग रही थी। ओके, तो एक्सपर्ट्स यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं कि कोविशील्ड इज सेफ एंड नो इवेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस हैज बीन फाउंड। मतलब कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, वो सेफ है, और इसका कोई मतलब गलत जो यहाँ पर विरोध, यहाँ पर जिस तरीके का भी यहाँ पर रिएक्शन है ना, वो नजर नहीं यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है बड़े पैमाने पर। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया ने डिले कर दिया है जितने भी बड़े एक्सपोर्ट्स है एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन के, जो दुनिया में जाने हैं, क्योंकि भारत में अभी इन्फेक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत भारत ने एक्सपोर्ट के ऊपर अभी डिले कर दिया है। ओके, तो अभी जितने भी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, खासतौर पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की, जिसको कि बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट वैक्सीन मेकर है, तो अभी रोक दिया गया हाल ही में। और अभी जितने भी तरीके की सप्लाई जानी है, जो WHO बैग, जो कोवैक्स वैक्सीन फैसिलिटी, जो यहाँ पर प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है ना, तो वो भी उसके तहत भी जो वैक्सीन भेजनी है, तो उसके ऊपर भी डिले कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर 180 कंट्री से ज्यादा है जिनके ऊपर जो है हमने डोजेज जिनको सप्लाई करनी है, ओके, कोवैक्स फैसिलिटी के तहत। तो ये WHO का प्रोग्राम है, तो इसमें WHO सपोर्ट प्रोवाइड करता है वैक्सीन निर्माताओं को, और कहता है कि कम से कम इतनी डोसेज जो है आप WHO कोवैक्स फैसिलिटी के तहत अलग अलग कंट्रीज में जो अफोर्ड नहीं कर पा रही उनको पहुंचाएगी। तो अभी उसके ऊपर भी डिले कर दिया गया है। और आगे न्यूज स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से, तो यहाँ पर टाटा कंपनी की बात करें कि वो यूनिवर्सल पेमेंट सोल्यूशन के लिए रेडी है, तैयार है। तो देखो, हाल ही में हमने एक दिन पहले, 2 दिन पहले, NUE के ऊपर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसका मतलब था न्यू अम्ब्रेला एंटाइटीज। तो ये एक तरीके जैसे हमारा यूपीआई ना, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है, बिल्कुल उसी के मुकाबले में ये NUE जो है ना, इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आने वाले समय में जो हमारा जो डाटाबेस है, जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है ना, इसको और बड़े पैमाने पर फैलाना, जिसके तहत यूपीआई अकेले के ऊपर पूरा भार अगर हम लगा देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। ओके, तो उसके तहत रिस्क फैक्टर जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जब यहाँ पर डिजिटल पेमेंट करने वाले लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, तो इसी के चलते एक नया एंटाइटी जो है ना, ये प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो आरबीआई ने इसके अलाउ कर दिया है। अगस्त 2020 को आरबीआई ने यहाँ पर बोला था कि आप अपनी अपनी एप्लीकेशन दो, तो न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी जो है बनाई जाएगी। तो टाटा ग्रुप जो है ना, अभी अब बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम में अब काम करेगा। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो बिग इनोवेशंस के तहत बात कर रहे हैं कि ये ऑफर करेगा जो मॉडर्न ट्रांजैक्शन सर्विसेज होंगी अक्रॉस सेमी रूरल रूरल इंडिया में। इसके अलावा एक यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम जो है ना, वो बिल्ड किया जाएगा। ओके, पेमेंट आईडी के यहाँ पर हिसाब से, दैट वुड डू अवे विद नीड ऑफ आधार रीडर्स। ओके, तो यहाँ पर आधार रीडर्स की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हैव अ यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम वेयर मर्चेंट्स कैन एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑन एनी फोन। ओके, तो यहाँ पर पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ स्केल। ओके, जिसके तहत मतलब होता है किसी एक जगह पर आपने क्या ट्रांजैक्शन की है, क्या पैसा लिया, कितना पैसा दिया। ओके, तो एक ही जगह पर, जैसे आप किसी दफ्तर की बात कर लो या किसी बैंक की बात कर लो, तो कोई पैसा किसी को आप दे रहे हो, किसी का पैसा जहाँ अपने अकाउंट से निकलवा रहे हो, जहाँ ट्रांजैक्शन किसी को कर दी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्केल, यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ स्केल में आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप करना चाहो। ओके, तो इतना फायदा जो है आपको मिलेगा, जो मर्चेंट्स होंगे, व्यापारी होंगे, उनको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर किसी फोन के ऊपर भी ना आप पेमेंट कर सकते हो, इस तरीके से आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर साउंड बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन जो है निकाले जाएंगे टाटा ग्रुप के द्वारा। तो हाल ही में टाटा ग्रुप जो है ना, ये जो एनयू बनेगा ना, NUE न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी, इसमें से टाटा ही, जो टाटा ग्रुप ही है जिसका शेयर सबसे ज्यादा रहेगा। और ये टाटा ग्रुप का ही एक यहाँ पर ना कह सकते हैं कि एक आर्म है जिसका नाम है फरबाइन। ओके, तो फरबाइन पेमेंट करके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है 40% शेयर जो है फरबाइन में टाटा ग्रुप का होगा। तो टाटा ग्रुप ने अभी NUE के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अभी कुछ ही महीनों के बाद जो है अभी लाइसेंस को अप्रूवल मिल सकती है। तो एक ओर से टाटा ग्रुप ने अप्लाई किया, दूसरी ओर से रिलायंस ने भी कर दिया। और कल एक न्यूज आई थी जिसमें यहाँ पर जो पॉलिसी बाजार वाले हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर ओला कैब और इंडसलैंड बैंक, इन तीनों के साथ मिलकर अपने के लिए एक अलग से यहाँ पर उन्होंने भी अप्लाई कर दिया है आरबीआई में। तो अलग से अभी 3 NUEs निकल कर आ रहे हैं, एक जिसको टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, एक जिसमें बड़ा प्लेयर रिलायंस है, और एक जिसमें जो बड़ा प्लेयर है पॉलिसी बाजार और यहाँ पर ओला कैब्स वाले हैं। ओके, तो जो टाटा ग्रुप में जो शेयर रहेगा, 40% फरबाइन का शेयर टाटा ग्रुप के पास रहेगा। इसके अलावा जो एयरटेल डिजिटल है, मास्टर कार्ड, नबार्ड,
इन सभी का जो है 10-10% जो शेयर रहेगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, तो इनका भी जो है 9.98% जो है शेयर रहेगा इस एनयूई में, न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी में, तो जो कि आपको एक तरीके से डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रदान करेगी बड़े पैमाने पर। और जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके सामने एक राइवल खड़ा होगा, ओके, आने वाले समय में। तो यहाँ पर एनयूई में से ज्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स का ही यहाँ पर भागीदारी रहेगी। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो सीसीआई है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, अभी उसको ऑर्डर मिला है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो व्हाट्सएप की जो 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट है उसके बारे में। ओके, तो इसमें अभी क्या किया जा रहा है, देखो व्हाट्सएप भी फेसबुक का दारा हो गया है, तो ये नई पॉलिसी के तहत यूजर की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इसमें इसी के चलते यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉच आउट करेगा। तो ये एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग है भारत सरकार का, ओके, जो कि डिसीजन देगा कि किस तरीके से जो यूजर का डाटा उसको शेयर किया जाएगा आगे। ओके, तो फेसबुक में अभी क्या किया जाएगा कि जो आपका डाटा होगा ना व्हाट्सएप पे, उसी को अपलोड कर दिया जाएगा फेसबुक में भी, जो भी आपकी फेसबुक की आईडी होगी वहां पर भी। ओके, तो यहाँ पर यही चीज चाह रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपकी जो प्राइवेसी है आपसे बिना पूछे आगे शेयर ना हो जाए। तो इसी के ऊपर जब निगरानी अब बनाई जाएगी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वॉच आउट करेगा, यहाँ पर कमियां निकालेगा कहाँ कहाँ पर है। और आगे बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को किस एक्ट के तहत बनाया गया। तो वो बनाया गया था कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत, और यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चेयरपर्सन होता है और 6 इसके मेंबर होते हैं, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखें। और इसकी जो ड्यूटी होती है कमीशन की, ये होता है कि एलिमिनेट करना ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है किसी भी कंपटीशन में। अगर सपोज करो एक कंपनी बिस्किट बना रही है, दूसरी एक नई कंपनी आई है जिसने इंट्रोड्यूस किया कि मैं भी बिस्किट बनाऊंगी, तो बड़ी वाली कंपनी जो पिछले 20 सालों से मौजूद है मार्केट में, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज ना करे जिससे कि नई वाली कंपनी आगे ना बढ़ पाए। ओके, तो इस तरीके से कंपटीशन में ना किसी मायने की अगर ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है तो उसके रिगार्डिंग जहाँ पर जो जो ये पड़ताल करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा प्रमोट करता है जो सस्टेन कंपटीशन किसी भी फर्म्स, जो नंबर ऑफ फर्म्स के बीच में चलता रहे। ओके, साथ ही साथ जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, जैसे जियो ने नया नया अपना अपना प्लान लॉन्च किया था कि फ्री जो है नेट दिया जाएगा पूरे देश के लोगों को। तो जब ये 1.5 साल तक लगातार चला, तो जो बाकी उसके राइवल थे, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, या फिर वोडाफोन हो गया, तो उनको दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो नया प्लेयर था जियो को, तो उसको थोड़ा रोकने के लिए जो भी कॉल इनके नेटवर्क पर आती थी जियो से, तो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करने से ही यहाँ पर मना कर दिया। मतलब कि अगर एयरटेल का नेटवर्क है तो वहां पर जियो की कॉल आ ही नहीं रही थी, या फिर वोडाफोन का नेटवर्क, वहां पर जियो की कॉल आ ही नहीं रही थी, जिससे यहाँ पर परेशानी होनी शुरू होगी कंज्यूमर को। ओके, तो फिर इसी के चलते जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने तीनों को 5,000 करोड़ का फाइन किया था। ओके, जब ये एक्टिविटी बाहर आई थी, तो ये कंपटीशन को खराब करने वाली बात है। ओके, तो जियो एक और से अपनी अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओके, तो फ्री दे रहा है, तो उसका भी यहाँ पर कोई, यहाँ पर कंपनी की कोई स्ट्रेटेजी होगी जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है कंपटीशन को यहाँ पर सही तरीके से चला जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीजों के बारे में सोचता है। ओके, तो फिर आगे रिपोर्ट देता है, जिस भी बॉडी को आगे रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी होती है। जो यहाँ पर कंज्यूमर के यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलता है। जैसे देखो कॉल नहीं लग रही थी, तो ये तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट खराब कर रहे हैं ना, तो ये गलत बात है। इसको ऐसी बातों को सही करने के लिए यहाँ पर सीसीआई काम करता है, इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि स्टक कंटेनर शिप ब्लॉक्स सुएज कनाल। तो अभी ना एक कंटेनर शिप है जो सुएज कनाल में फंस चुका, जिसके तहत बहुत बड़ा जो है जैम लग चुका है। ओके, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ब्लॉकेट जो है अभी शुरू हो गया है। अगर ये जैम ऐसे लगा रहा तो ब्लॉकेट काफी हफ्तों तक जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो ये सुएज कनाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की ट्रेड के हिसाब से। ओके, अगर वर्ल्ड का ट्रेड सही समय, अगर चाह रहे हैं कि सही समय रहते आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाए, तो ये सुएज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ओके, तो ये अगर ये ना हो तो इससे क्या होगा, कम से कम 10,000 किलोमीटर का और जो है ना लंबा जो है ना रास्ता हमें तय करना पड़ेगा लंदन तक पहुंचते हुए, या फिर किसी भी यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री है वहां तक अप्रोच अगर हमने करनी है भारत के थ्रू। तो इसी के चलते सुएज कनाल को यहाँ पर बनाया गया एक तरीके से आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर वे है, इजिप्ट में पड़ती है। ओके, सुएज कनाल तो ये क्या करती है, ये मेडिटेरियन सी को और रेड सी को आपस में जोड़ती है। ओके, तो यहाँ पर अफ्रीका और एशिया तो दोनों का डिवाइड रहता है, तो इसको आपस में कनेक्ट करके चलती है। और ये इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट रूट है जो कि यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ इंडियन ओशंस को भी यहाँ पर जोड़ती है वाया मेडिटेरियन एंड रेड सी। ओके, तो इन दोनों समुद्रों के सागरों के द्वारा भी जो बड़े बड़े महासागर हैं अटलांटिक और नॉर्थ इंडियन ओशंस, उनको भी आपस में जोड़ा जाता है। और जो भी अगर अरेबियन सी से कोई भी लंदन तक अगर हम जर्नी करना चाहें, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 8900 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। ओके, इतना पैंडा जो है, इतना रास्ता जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है इंडियन ओशियन। ओके, तो ये नॉर्थ इंडियन ओशियन हो गया, ये मुंबई है इंडिया, तो ये पर ये अरेबियन सी है पूरा का पूरा।
तो इधर से निकल कर हम जाएंगे तो ये वाला रेड सी है, ओके, ये वाला रेड सी है, तो इधर आएगा इजिप्ट, ओके, ये इजिप्ट है, तो ये इजिप्ट का सनाई पेनिनसुला है, तो यहां से निकलेगी सूज कनाल, ओके, तो फिर ये वाला आ गया मेडिटेरियन सी, ओके, तो ये मेडिटेरियन सी है, तो इधर वाले सारे मुल्क, ये इटली आ गया, ओके, ये फ्रांस आ गया, ये स्पेन आ गया, ओके, तो इस तरीके से हम इधर अगर इस रास्ते से निकलते हैं ना, तो यहाँ पर आता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ओके, जो कि यहाँ पर अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, तो इधर से निकलकर हम अटलांटिक ओशियन में जाएंगे, फिर घूमकर जो है हम लंदन तक जो है अप्रोच कर सकते हैं, ओके, तो इतना बड़ा रास्ता है जिसको कि हम सीधे सीधे यहीं से चले जाते हैं। तो पहले इस रास्ते से जाते थे, यहाँ से घूमते हुए इंडियन ओशन से ये साउथ अफ्रीका वाला रास्ता घूमते घूम फिर के लंदन पहुंचते थे, ओके, तो व्यापार करने में काफी टाइम लगता था। तो अभी इस सूज कनाल से काफी फायदा होने लगा है। तो अभी यहाँ पर डेडलॉक लगा है क्योंकि कोई ब्लॉकेज वगैरह आ गई, कोई शिप वगैरह से कोई चीज यहाँ पर टकरा गई, जिसके तहत पीछे पूरी की पूरी लाइन लगी है, ओके, तो अभी अगर ये सही समय रहते साफ नहीं हुआ तो नुकसान होगा, ओके। तो ये जब 1967 में इजराइल की वॉर हुई थी, 7 डे वॉर चली थी, तो उसमें इजिप्ट के ऊपर भी इजराइल ने हमला किया था, तो इस सीज कनाल को तोड़ दिया था, ओके, तो अमेरिका के कहने पर इसने इजराइल ने ऐसा किया था। तो अमेरिका इजराइल को एज ए अपना, मतलब कह सकते हैं कि ना, एक तरीके से मिडल ईस्ट में अपना कोई सिपाही छोड़ा हुआ है कि वो जो है ना उसके बिहाफ पर काम करता रहेगा, ओके, तो इस तरीके से सूज कनाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और अभी बारी है आज के आखिरी टॉपिक की, आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन साउट बाय कंपनी टू बी रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स, ओके, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दिस कैन नॉट एक्सीड द ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल से जितना अमाउंट यहाँ पर एक्सीड हो रही रखी जा रही है, उससे वो ऑथोराइज कैपिटल के मुकाबले वो बढ़नी नहीं चाहिए। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर कैपिटल की, जो यहाँ पर कोई भी कंपनी के द्वारा यहाँ पर साउट की जाती है कि हम इतना पैसा जो है रेज करेंगे, ओके, जब ये शेयर्स जो है इशू करेंगे उस समय पर, ओके, तो वो होता है इशू कैपिटल। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, कोरोना वायरस फैल रहा है दोबारा से, मास्क वगैरह पहन कर निकले बाहर। तो अपना फीडबैक दें, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर मुझे जरूर दें, ओके, और लाइक करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।